So people, welcome back to my channel. I hope guys you all are doing fine and great and आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चालू विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 3। बहुत ही सिंपल सा यूनिट है, इसमें इनके 5 टॉपिक है, लेकिन पांचों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट क्या करती है, लगातार पांचों टॉपिक में से एक टॉपिक पूछती है, हमेशा एक टॉपिक पूछती है सीधा 7 मार्क्स के लिए। तो इस वाले यूनिट से सीधा एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही सिंपल सा यूनिट है। इस वाले वीडियो में मैं तुमको कंसेप्ट क्लैरिटी भी हर चीज की करने वाली हूँ, उसके बाद हर एक कंसेप्ट में मेमोरी टेक्निक भी बताऊंगी, मेमोरी ट्रिक भी बताऊंगी, ताकि तुमको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए और हर चीज ना लास्ट तक याद रहे। तो ध्यान से वीडियो को देखना, कॉन्सेंट्रेशन से देखना, तुमको हर चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। ओके, सो पीपल, लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी अमेजिंग वीडियो ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यूनिट नंबर 3। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स? ठीक है, अभी देखो, अगर एक पार्टनरशिप फर्म को अगर रजिस्टर होना है तो कैसे रजिस्टर होगी, उसकी स्टेप्स क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, ये दिया है सेक्शन 58 में। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर होना है, वो कैसे रजिस्टर हो सकती है, उसकी सारी स्टेप दिया है, प्रोसीजर दिया है सेक्शन 58 में। पहले बात तो एक चीज समझना कि इंडिया में ना पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर होना कंपलसरी नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर होना है, वो हो भी सकती है, नहीं होना है नहीं होगी, तो ऑप्शनल है। आर यू गेटिंग? जैसे कंपनी को ना कंपलसरी है रजिस्टर होना, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी नहीं है। अगर पार्टनर्स को चाहिए कि हमारी फर्म रजिस्टर हो तो रजिस्टर करवा देंगे, नहीं चाहिए तो फर्म रजिस्टर नहीं होगी। अगर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर होना है तो उसकी स्टेप्स क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, ये दिया है सेक्शन 58 में कि कौन सी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो हर चीज को एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म को सारे डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है, सारी इंफॉर्मेशन भेजना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। अभी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म क्या है? ये एक गवर्नमेंट बैक्ड ऑफिस है, ठीक है, एक गवर्नमेंट बैक्ड ऑफिस है, गवर्नमेंट बैक्ड अथॉरिटी बोल सकते हैं अपन, जो हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट का खुद का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है। महाराष्ट्र में एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, राजस्थान में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है। तो हर एक स्टेट में खुद का एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है। और जो भी पार्टनरशिप फर्म अगर उस स्टेट में है तो उस स्टेट के पास जाती है और अपने फर्म को रजिस्टर करवा देती है। एग्जाम्पल, अगर नासिक, नागपुर, मुंबई में अगर कोई फर्म है तो कहाँ पे रजिस्टर करने जाएगी? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म महाराष्ट्र के पास। अगर जयपुर, उदयपुर में अगर पार्टनरशिप फर्म है, कहाँ पे रजिस्टर करने जाएगी? वो जाएगी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म राजस्थान के पास। ठीक है, तो जो स्टेट में पार्टनरशिप फर्म है वो उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाती है और डॉक्यूमेंट को सबमिट करती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को सबमिट करती है। ये जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जो फॉर्म बताया गया है, जो फॉर्मेट बताया गया है उसमें होना चाहिए। एंड प्रिस्क्राइब फीस, मतलब फीस का भी प्रॉपरली पेमेंट होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। अभी कौन सी उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी, एकदम ध्यान से समझना। कौन सी उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी, कौन सी उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी? फर्स्ट इज पीपल फर्म्स नेम। सही बात है यार, अगर फर्म को रजिस्टर करवाना है तो पहले फर्म का नाम तो बताना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले फर्म का नाम बताना पड़ता है वेरी प्रॉपरली कि तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है। उसके बाद द प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। प्रिंसिपल का मतलब लिख लो आप मेन ऑफिस। मेन ऑफिस मतलब पार्टनरशिप फर्म का मेन ऑफिस कहाँ पे है, उसका एड्रेस बताना पड़ेगा, उसका एड्रेस बताना पड़ेगा, फर्म का एड्रेस बताना पड़ेगा। द नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन द बिजनेस। एनी अदर प्लेस का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, देखो क्या होता है ना, जो बड़े बड़े बिजनेसेस रहते हैं ना, बस वो एक ऑफिस ऑपरेट नहीं करते, उनके बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, पहली बात तो तुम्हारे मेन ऑफिस का भी एड्रेस दे दो, और तुम्हारे अगर एक से ज्यादा ऑफिस है ना तो हमको ना उसका भी एड्रेस दे दो। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे बात हो रही है मेन ऑफिस की और यहाँ पे बात हो रही है एडिशनल ऑफिस की, ये डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑल द पार्टनर्स बता दो कि सारे पार्टनर्स ने फर्म कब ज्वाइन किया। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में बस 2 ही पार्टनर थे, उसके 6 महीने बाद तीसरा पार्टनर आता है, उसके 1 साल बाद चौथा पार्टनर आता है। तो जब भी पार्टनर्स की ज्वाइनिंग हो रही है प्रॉपरली सारी डेट बताना पड़ता है यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है, ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है। देखो सबसे पहले फर्म का नाम आ गया, ठीक है, ऐसा फर्म का नाम गया। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, देखो एड्रेस आ गया मेन ऑफिस का। उसके बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का ऐसे एड्रेस आ गया। आर यू गेटिंग? डेट ऑफ पार्टनर्स ज्वाइनिंग देखो ऐसी बताई गई है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर, सारे पार्टनर्स का नाम बताया जाएगा और एड्रेस बताया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज
द नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का नाम बताया जाएगा और उनका एड्रेस बताया जाएगा जितने भी पार्टनर्स है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म का मतलब क्या है, अगर तुमने टाइम ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म कब तक चलने वाली है, तो वो भी प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा। अपन ने पढ़ा था फिक्स पार्टनरशिप यूनिट नंबर 1 में। फिक्स पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, अगर पार्टनर ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि अपन 3 साल के लिए बिजनेस करेंगे, तो ये फिक्स पार्टनरशिप हो जाएगी। तो ये ड्यूरेशन शो करना पड़ेगा, ये ड्यूरेशन भी शो करना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप हमने डिसाइड किया कि हम 5 साल के लिए बिजनेस करेंगे, तो ये ड्यूरेशन यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा टाइम ऑलरेडी डिसाइडेड है तो वो भी प्रॉपर्ली शो करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन अ पार्टनरशिप फर्म हैज टू गिव टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ठीक है। तुम पूरे 6 पॉइंट को कैसे लर्न कर सकते हो, ध्यान से समझना। पहली बात तो दो नेम के पॉइंट है। किसके पॉइंट है, नेम के पॉइंट है। पहले आ गया फर्म्स नेम, उसके बाद क्या आया, नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ दी पार्टनर। तो 2 नेम के पॉइंट है, एक फर्म का नाम बता दो, दूसरा पार्टनर्स का नाम बता दो। एक फर्म का नाम बता दो, दूसरा पार्टनर का नाम बता दो। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद 2 पॉइंट प्लेस के हैं। एक क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब मेन ऑफिस बता दो। उसके बाद एनी अदर प्लेस, मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो 2 प्लेस वाले पॉइंट हो गए, 2 नेम वाले पॉइंट हो गए, ऐसे याद करो। और अगले 2 पॉइंट डी से स्टार्ट होते हैं, डेट, ड्यूरेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड ड्यूरेशन, ऐसे याद करो। फिर तुमको पूरे 6 पॉइंट आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो कौन सी इंफॉर्मेशन रजिस्टर ऑफ फर्म के पास भेजना पड़ता है, सबसे पहले 2 नेम के पॉइंट आ जाएंगे, उसके बाद 2 प्लेस के पॉइंट आ जाएंगे और 2 पॉइंट डी से स्टार्ट होते हैं। 2 नेम के पॉइंट है, 2 प्लेस के पॉइंट है और 2 पॉइंट डी से स्टार्ट होते हैं। फर्म्स नेम, पार्टनर्स नेम, हो गए 2 पॉइंट। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, हो गए अगले 2 पॉइंट। ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हो गए अगले 2 पॉइंट। ऐसे तुम्हारे 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा और इस इंफॉर्मेशन पे, मतलब इस डॉक्यूमेंट पे सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्ली सिग्नेचर होनी चाहिए। देखो ऐसी प्रॉपर्ली सिग्नेचर होनी चाहिए इस डॉक्यूमेंट में, से प्रॉपर्ली सिग्नेचर होनी चाहिए पार्टनर्स की या फिर उनके ऑथराइज्ड एजेंट की, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या दिया देखो, A firm name shall not contain any of the following words। मतलब ये जो फर्म का नाम है ना, ये जो फर्म का नाम है ना, उसमें ना ये वर्ड नहीं होने चाहिए, ये वर्ड नहीं होने चाहिए। कौन से वर्ड, क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्परल, किंग, क्वीन, रॉयल, ऐसे वर्ड नहीं होने चाहिए। किंग, क्वीन, रॉयल, एम्परर, एम्पायर। आर यू गेटिंग? क्यों ऐसा क्यों बोला है बेटा, इसलिए यहाँ पे बोला गया है क्योंकि ऐसे वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वर्ड दर्शाते हैं कि तुम गवर्नमेंट से लिंक्ड हो, मतलब तुमको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का नाम अगर ऐसे रहा ना, रॉयल ट्रेडर्स एंड कंपनी, किंग एंटरप्राइज, मतलब ऐसे दर्शाती है ये चीज कि हाँ, मतलब इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो हम लॉ यहाँ पे चाहता है कि हम बाहर की पब्लिक को, मतलब थर्ड पार्टी को हम ऐसे गलत रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। इसलिए बोला गया है कि तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म में ऐसे वर्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि पेट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये ऐसा शो करेगा कि गवर्नमेंट तुमको सपोर्ट करती है या फिर तुम गवर्नमेंट से लिंक्ड हो। तो थर्ड पार्टी, मतलब बाहर की सारी पार्टीज भ्रम में रहेगी, आर यू गेटिंग, उनकी तरफ झूठा रिप्रेजेंटेशन चल जाएगा और ऐसा अपना लॉ नहीं चाहती है, ठीक है। अभी देखो ये जो है ना, रॉयल, किंग, क्वीन, अभी ये जो वर्ड है ना, ये ज्यादा रिलेवेंट कब थे, ब्रिटिश के टाइम पे। पता है ये एक्ट कब का है, ये एक्ट कब का है, ये एक्ट है 1932 का, बहुत पुराना एक्ट है, ब्रिटिश के जमाने का एक्ट है। आर यू गेटिंग? तो उस टाइम पे ना ये वर्ड बहुत रिलेवेंस थे कि किंग, क्वीन, एम्पायर, आर यू गेटिंग, रॉयल, मतलब ऐसा वहां पे रिप्रेजेंट होता था कि अगर ऐसे वर्ड है ना तुम्हारे बिजनेस के नेम में, मतलब ब्रिटिश तुमको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट तुमको सपोर्ट कर रही है। इसलिए बोला गया है कि तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म में ऐसे वर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे वर्ड यूज करना है, मतलब क्राउन, रॉयल, किंग, क्वीन, अगर तुमको अपने पार्टनरशिप के नेम में अगर ऐसा नाम यूज ही करना है, ऐसे वर्ड यूज ही करना है, तो जाओ सबसे पहले फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लो, कंसेंट लो, उनकी कंसेंट लो। अगर उन्होंने राइटिंग में तुमको यहाँ पे कंसेंट दे दिया, उन्होंने हाँ बोल दिया, फिर तुम यूज कर सकते हो। मतलब जनरल रूल ये है कि ऐसे वर्ड तुम्हारे नेम में नहीं आने चाहिए। फिर भी तुमको ऐसे वर्ड तुम्हारे नेम में चाहिए, तुम बहुत जिद्दी हो, तो जाओ स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लो, उनकी कंसेंट लो। अगर उन्होंने राइटिंग में तुमको ऑर्डर दे दिया कि ठीक है नाम यूज कर लो, ये वर्ड यूज कर लो, तो यूज कर लेना, ठीक है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से पॉसिबल है, विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज सच काइंड ऑफ वर्ड। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज, अभी देखो तुमने सारी इंफॉर्मेशन तो दे दिया, पार्टनरशिप फर्म ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिया। अगर यहाँ पे रजिस्ट्रार को लगता है कि यार पार्टनरशिप फर्म ने सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से दिया, तो रजिस्ट्रार क्या करेगी, रजिस्टर कर देगी ना। आर यू गेटिंग? तो सेम चीज यहाँ पे दिए देखो, जैसे ही सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास चली जाएगी, रजिस्ट्रार क्या करेगी,
ही शाल रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट इज द रजिस्ट्रार कॉल द रजिस्टर्स ऑफ फर्म। क्या है? रजिस्टर्स ऑफ फर्म। अभी बेटा देखो क्या होता है ना, रजिस्ट्रार के पास में एक रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्टर होता है। जैसे ही फर्म ने सारे डॉक्यूमेंट दे दिया, वो क्या करेगी, अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर देगी, मतलब एंट्री पास कर देगी। यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड कर देगी, मतलब अपनी एंट्री पास कर देगी। उनके पास एक रजिस्टर होता है, तो जैसे उनके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है ना, वो अपने रजिस्टर में उस पार्टनरशिप फर्म की सारी डिटेल्स डाल देती है कि अच्छा पार्टनर्स के नाम क्या है, फर्म का नाम क्या है, सारी डिटेल्स डाल देती है अपने रजिस्टर में। ठीक है, उसके बाद क्या करेगी, उनको सर्टिफिकेट दे देगी। देन ही शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो सर्टिफिकेट क्या रहता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, मतलब ये प्रूफ रहेगा। जैसे ही पार्टनरशिप फर्म के पास ये सर्टिफिकेट आ गया रजिस्ट्रार की तरफ से, ये प्रूफ रहेगा कि हाँ देखो अब ना हमारी पार्टनरशिप फर्म ना रजिस्टर हो चुकी है। प्रूफ रहेगा, क्या प्रूफ रहेगा, ये सर्टिफिकेट प्रूफ रहेगा कि हाँ हमारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो चुकी है, हमको रजिस्ट्रार ने रजिस्टर कर दिया, जस्ट एज अ प्रूफ रहेगा। ठीक है, फिर आगे क्या दिया, देखो आगे दिया है, however registration is deemed to be completed as soon as an application in the prescribed form the prescribed fees necessary details concerning the particulars of a partnership is delivered to the registrar। इसका मतलब क्या है, the recording of the entry in a registrar form is a routine duty of the registrar। यहां से इसका मतलब क्या है, यहां से इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये पूरे लाइन का मीनिंग क्या है, ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है, पूरे 3-4 लाइन में एक ही चीज बोली जा रही है, बहुत सिंपल से वे में बताती हूँ कि पार्टनरशिप फर्म जैसे ही तुमने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिया रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार के पास हम अज्यूम कर लेंगे, डीम का मतलब लिख लो, अज्यूम कर लेंगे कि तुम रजिस्टर हो चुके हो। तो देखो पार्टनरशिप फर्म को रुकने की भी जरूरत नहीं है, मतलब जैसे डॉक्यूमेंट चले गए मतलब तुम रजिस्टर हो चुके हो, टेंशन मतलब तुम तो रजिस्टर होने ही वाले हो। तो यहाँ पे क्या है, डीम मतलब तुम अजम्पशन कर लो कि तुम रजिस्टर होने ही वाले हो, क्योंकि रजिस्टर का रूटीन काम है, वो अपने हिसाब से धीरे धीरे तुमको रजिस्टर कर देगी, रूटीन ड्यूटी है, वो अपने हिसाब से तुमको रजिस्टर कर देंगे। तुम तो जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए ना, तुम अज्यूम कर लो कि हाँ तुम रजिस्टर हो चुके हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पे लॉ बोल रही है, ऐसा यहाँ पे लॉ बोल रही है। डीम का मतलब क्या है, अजम्पशन। ठीक है, इतनी सिंपल सी लाइन वहां पे बोला है। ओके, नेक्स्ट इज पीपल, देखो अभी ये वाला ना अपन ना आगे समझेंगे, ये आगे के कंसेप्ट से लिंक है, अभी समझाऊंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आगे समझेंगे। ठीक है, अभी देखो लेट रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट ऑफ पेनल्टी सेक्शन 59A सबसेक्शन 1, ये क्या बोल रहा है, ये बोलता है देखो स्टार्टिंग में तो बता दिया कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाए फिर भी चलता, फिर यहाँ पे बोल रहे अगर लेट रजिस्ट्रेशन करवाए ना, अगर लेट रजिस्ट्रेशन करवाए ना हम तुमसे पेनल्टी चार्ज करेंगे। अच्छा मतलब मैम अगर पार्टनरशिप फर्म लेट रजिस्ट्रेशन करवाती है तो क्या उनपे पेनल्टी लगती है? हाँ उनपे पेनल्टी लगती है। कितनी पेनल्टी लगती है? 100 रुपीज पर ईयर। देखो कितनी कितनी ज्यादा पेनल्टी है, 100 रुपीज पर ईयर ऑफ डिले। ओके, और अ पार्ट देयर ऑफ, और अ पार्ट देयर ऑफ। अभी समझना इसका मतलब क्या है, हर साल ऑफ डिले की कितनी पेनल्टी रहेगी, 100 रुपीज रहेगी। अभी समझना एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप फर्म है जो 1 जनवरी 2022 को फॉर्म हुई थी। ठीक है, और ये रजिस्टर करती है 1 जनवरी 2026 को, दैट इज 2026 को। कितना साल लेट हुआ, यहाँ पे 4 साल लेट हुआ। 2022 में फॉर्म हुई थी, रजिस्टर कब करवा रही है, 2026 में करवा रही है, एग्जैक्ट 4 साल लेट हुआ। तो यहाँ पे बच्चों, 4 साल लेट हो गया, और हर एक साल की कितनी पेनल्टी है, 100 रुपीज। सो 4 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 400, इतनी पेनल्टी वो पार्टनरशिप फर्म से ली जाएंगी। ठीक है, पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या है, पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या है, पार्ट देयर ऑफ का मतलब है एग्जाम्पल यहाँ पे कितना लेट हुआ था, 4 साल लेट हुआ था, राइट। अगर 4 साल के ऊपर अगर एक दिन भी लेट हो गया ना, एक दिन भी लेट हो गया ना, तो सीधा 5 साल की पेनल्टी देना पड़ेगा। पार्ट देयर ऑफ का मतलब है अगर एक दिन भी लेट हो गया ना, हम उसको पूरा सीधा साल काउंट करेंगे। तो अपने बुक में लिख लो, अगर एक दिन भी लेट हो गया ना, एक दिन भी लेट हो गया ना, तो हम सीधा एक साल काउंट करेंगे। अच्छा मतलब मैम, अच्छा मतलब मैम, यहाँ पे एग्जाम्पल ना पार्टनरशिप फर्म फॉर्म हुई थी 1 जनवरी को, और इन्होंने रजिस्टर करवाया 10 जनवरी 2026 को, मतलब पूरे 4 साल तो लेट हुए और ऊपर से 9 डेज लेट हुए, ऊपर के 9 डेज लेट हुए। तो अब इनसे 400 पेनल्टी नहीं लेंगी, नहीं, अब इनसे 500 पेनल्टी ली जाएंगी। मतलब अब इसको 5 साल काउंट किया जाएगा। 5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 500। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन पार्ट देयर ऑफ मेरे हिसाब से मुझे तुमको बताना चाहिए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69। अब इसको ध्यान से समझना, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं करवाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। यहाँ पे वर्ड क्या है, डिसएबिलिटीज, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान तो है। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं करवाती उसके नुकसान तो है, तो इन्होंने कंपलसरी भी नहीं किया बट बहुत सारे नुकसान दे दिया। मतलब ऐसे ऐसे डिसएडवांटेजेस है ना यार, कोई भी पार्टनरशिप फर्म सोचेगी कि इसे अच्छा रजिस्टर करवा लो, इतने बड़े बड़े डिसएडवांटेजेस है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट इज no suit in civil court by firm or other co-partners against the third party। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म सूट फाइल नहीं कर पाएगी, मतलब केस फाइल नहीं कर पाएगी अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है तो। देखो, थर्ड पार्टी मतलब कोई भी बाहर की पार्टी, इसमें कस्टमर आ सकते हैं, सप्लायर आ सकते हैं, बैंक वाले आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है, वो बाहर की पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती, केस फाइल नहीं कर सकती, ठीक है। दिस इज डिसएडवांटेज, समझना। The firm or any other person on its behalf cannot bring an action against a third party for breach of contract entered into by the firm unless the firm is registered and the person suing are or have been shown in the register of firms एज अ पार्टनर इन द फर्म, एज अ पार्टनर इन द फर्म, ठीक है। मैं इसका मीनिंग तुमको बताऊंगी, पहले अपने सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, पहले सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं तुमको इस लाइन का मतलब समझाऊंगी, ठीक है। पहले एग्जांपल को समझो। यहाँ पे वो बोलना चाह रहे एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप फर्म थी, ठीक है, जिसमें 4 पार्टनर्स थे। इन्होंने क्या किया, अपने फर्म को अभी तक रजिस्टर नहीं किया, ठीक है। इन्होंने ना गुड सेल किया एक कस्टमर को, गुड सेल किया ये कस्टमर को, 1 लाख के गुड सेल किया था, ठीक है। ये कस्टमर बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म, मैं तुमको 1 महीने के बाद पैसा लौटा दूंगा, मैं तुमको 1 महीने के बाद पैसा लौटा दूंगा, ऐसा यहाँ पे इस कस्टमर ने बोला पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म ने बोला ठीक है 1 महीने बाद लौटा देना। 1 महीने हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, कस्टमर ने पैसा दिया ही नहीं पार्टनरशिप फर्म को। देखो, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे सही में पार्टनरशिप फर्म को पैसा आना है, ये कस्टमर उसको पैसा नहीं दिया, उनको पैसा नहीं दिया, फिर भी पार्टनरशिप फर्म इस कस्टमर पे केस फाइल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर थर्ड पार्टी है और पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है। तो देखो कितना बड़ा डिसएडवांटेजेस है। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है, वो कोई भी बाहर की पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएगी। अगर कस्टमर पैसों का पेमेंट नहीं कर रहा है, वो केस फाइल नहीं कर पाएगी। अगर सप्लायर ने फ्रॉड किया, वो केस फाइल नहीं कर पाएगी। अपना लॉ बोलता है पहले रजिस्टर हो जाओ, रजिस्टर होने के बाद कोर्ट में आना, केस फाइल करना। तो देखो कितना कंपलसरी टाइप कर दिया यार। मतलब अगर थर्ड पार्टी भी केस फाइल नहीं कर पा रहे तो कोई भी फर्म क्या करेगी, रजिस्टर कर ही लेगी। दिस इज द बेसिक थिंग, राइट। सो सेम चीज अभी दी है कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, देखो, द पर्सन सुइंग आर और हैव बीन शोन इन द रजिस्टर्स ऑफ द फर्म एज अ पार्टनर इन द फर्म। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पे इंस्टीट्यूट ना केस स्टडी बेस्ड बना के क्वेश्चन दे सकती है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, फर्स्ट वाला एग्जांपल, ये ना उस लाइन के बेसिस के ऊपर है, ठीक है, उस लाइन के बेस के ऊपर है ये, इसको समझना। यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि देखो फर्म रजिस्टर होनी चाहिए और सारे पार्टनर के नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में होने चाहिए, सारे पार्टनर के नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में होने चाहिए, तो ही एक फर्म थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर सकती है। फिर से सुनना, फर्म रजिस्टर होना चाहिए और सारे पार्टनर के नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में होना चाहिए, तो ही एक पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर सकती है। अभी रजिस्टर ऑफ फर्म क्या है, मैंने तुमको अभी बताया था कि यहाँ पे रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार रहती है वो क्या करती है, रजिस्टर ऑफ फर्म मेंटेन करती है। वहां पे पार्टनरशिप फर्म की सारी इंफॉर्मेशन रहती है, अभी बताया था ना। देखो, रिकॉर्ड द एंट्री करती है, एंट्री रिकॉर्ड करती है, उनका नाम डालती है वहां पे रजिस्टर ऑफ फर्म में। और ये एंट्री जो करती है कहाँ से लेती है सारी इंफॉर्मेशन, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन लेती है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सारे पार्टनर के नाम बताते हैं। जो पार्टनर के नाम बताते हैं ना, तो रजिस्ट्रार क्या करती है, रजिस्टर ऑफ फर्म में एंट्री करती है। तो लॉ बोल रहा है रजिस्ट्रार के रजिस्टर ऑफ फर्म में सारे पार्टनर का नाम आना चाहिए। अगर फर्म में 4 पार्टनर है तो चारों पार्टनर का नाम आ जाएगा। अगर चारों पार्टनर का यहाँ पे इस रजिस्टर ऑफ फर्म में नाम है ना, तो ही पार्टनरशिप फर्म केस फाइल कर सकती है, नहीं तो केस फाइल नहीं कर सकती। मैम यहाँ से एक एग्जांपल बताते तो बेटा यहाँ से एक एग्जांपल समझना, ठीक है। अभी देखो होता क्या है, ये पार्टनरशिप फर्म 4 पार्टनर्स की रहती है, ठीक है। इन्होंने फॉर्म किया, चारों पार्टनर ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म फॉर्म किया, ठीक है, और इन्होंने रजिस्टर करवा लिया, एग्जाम्पल रजिस्टर करवा लिया, ठीक है। तो 4 पार्टनर्स हैं,
बाद में क्या होता है, बाद में ना 1 साल बाद क्या होता है, 1 साल बाद क्या होता है, एक पार्टनर आता है, एक 5th वाला पार्टनर आता है, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी कुछ खास नहीं है, समझ लो, एक 5th वाला पार्टनर आता है। अब ये 5वां पार्टनर ना पार्टनरशिप फर्म में आ गया, एक 5वां पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आ गया, ठीक है। तो देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पे फर्म ने ना इसका नाम अपडेट नहीं किया रजिस्ट्रार को, अपडेट नहीं किया मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रार के रजिस्टर ऑफ फर्म में 5वें पार्टनर का नाम नहीं आया। आर यू गेटिंग? 5वें पार्टनर का नाम नहीं आया। तो देखो अगर रजिस्टर ऑफ फर्म में 5वें पार्टनर का नाम नहीं आया, मतलब सारे पार्टनर का नाम नहीं है, तो अब ये केस फाइल नहीं कर सकती। कितने स्ट्रिक्ट रूल है, मतलब इनका कहना है कि और सारे पार्टनर का नाम आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर फर्म में कोई न्यू पार्टनर आता भी है ना, तो फटाफट से फर्म को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि देखो रजिस्ट्रार, हमारे फर्म में न्यू पार्टनर आया, फटाफट से तुम्हारे रजिस्टर में उसकी एंट्री कर दो। आर यू गेटिंग? ऐसा भी बताया गया है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, तुमको क्लैरिटी मिल चुकी है। और जो मैंने तुमको एग्जांपल बताया वैसे सेम तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एबीसी का एग्जांपल लिया, यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बताया एग्जांपल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे बताया वो एग्जांपल, यहाँ तक वो एग्जांपल ही चल रहा है जो मैंने तुमको बताया। क्या बताया, देखो यहाँ पे एग्जांपल है कि देखो ए बी सी 3 पार्टनर्स है, ठीक है, और इनका तीनों का नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में है। बाद में एक न्यू पार्टनर आता है मिस्टर डी एक न्यू पार्टनर आता है। फर्म ने क्या किया, रजिस्ट्रार को बताया नहीं, मतलब इसका नाम अभी तक रजिस्टर ऑफ फर्म में नहीं है। तो क्या ये फर्म थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर पाएगी? तो यहाँ पे बोला नहीं कर पाएगी, यहाँ पे बोला कि नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मिस्टर डी का नाम रजिस्टर में नहीं है, इसलिए नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारे पार्टनर का नाम रजिस्टर में होना चाहिए, सारे पार्टनर का नाम रजिस्टर में होना चाहिए, सारे पार्टनर का नाम रजिस्टर में होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, मैंने तुमको हर चीज की क्लैरिटी दे दिया है। नेक्स्ट इज पीपल, अभी नेक्स्ट समझना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, पहले अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, मैम पहले अपन ने ये पढ़ा कि ना पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकती। अभी समझना, थर्ड पार्टी कैन स्यू द फर्म, लेकिन थर्ड पार्टी ना पार्टनरशिप फर्म पे हमेशा केस फाइल कर सकती है, चाहे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो कि ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बाहर की पार्टी हमेशा केस फाइल कर सकती है, बाहर की पार्टी हमेशा केस फाइल कर सकती है। यहाँ पे इस पार्टनरशिप फर्म ने, मतलब ये चारों पार्टनर ने बैंक से लोन लिया था, ठीक है, बैंक से लोन लिया था। बैंक क्या है, थर्ड पार्टी है। अभी इन्होंने बैंक को पेमेंट ही नहीं किया, लोन का पेमेंट ही नहीं किया, तो क्या बैंक वाले इन पे केस फाइल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। हालांकि ये रजिस्टर है, नहीं रजिस्टर है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये नहीं भी रजिस्टर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बैंक वाले इन पे केस फाइल कर सकते। अगर इन्होंने एक कस्टमर के साथ फ्रॉड किया, तो क्या कस्टमर इन पे केस फाइल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता। इन्होंने सप्लायर के साथ फ्रॉड किया, तो सप्लायर के इन पे केस फाइल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता। अपना लॉ बोल रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी हमेशा पार्टनरशिप फर्म पे केस फाइल कर सकता है, हालांकि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है, ठीक है, समझ में आया। मतलब अगर रजिस्टर नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकती, लेकिन थर्ड पार्टी तो हमेशा कर सकता है, ऐसा याद रखो। उसके बाद देखो, अग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। मतलब बच्चों, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता। देखो अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है ना, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है ना, तो ये एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन ना 2 केसेस में कर सकता है, 2 केसेस में कर सकता है। कौन से वाले केस में पहले समझ लो, फिर एग्जांपल दूंगी। बट सच अ पर्सन में स्यू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, डिसोल्यूशन वो मांग सकता है, मतलब वो एक केस में जा सकता है कोर्ट में कि हाँ मुझे फर्म को डिसोल्यूशन करवाना है। अपन आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ये वाला केस देखो, यहाँ पे सेम चीज है। कोर्ट में एट अ सूट ऑफ पार्टनर, मतलब एक पार्टनर कोर्ट में जाता है और डिसोल्यूशन मांगता है, ठीक है, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट में पढ़ने वाले हैं। मतलब ना पार्टनर को ये अलाउड है, अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है ना, फिर भी एक पार्टनर ना कोर्ट में जाके डिसोल्यूशन मांग सकता है, ये अलाउड है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है इसका। अभी दूसरा एक्सेप्शन समझना, दूसरा दिया यहाँ पे, और फॉर द अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर इन द फर्म्स प्रॉपर्टी वेयर द फर्म इज डिसॉल्व। सेकंड वाला पार्ट क्या है, अभी फर्म डिसॉल्व हो गई, मतलब फर्म पूरी तरीके से बंद हो रही है, पूरी तरीके से फर्म बंद हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ना क्या कर रहे हैं बाकी के पार्टनर, इस वाले पार्टनर को ना उन्होंने शेयर दिया ही नहीं, उन्होंने प्रॉपरली प्रॉफिट का शेयर इसको दिया ही नहीं, पैसों का पेमेंट किया ही नहीं। अब देख फर्म बंद हो गई, जब फर्म बंद होती है ना, सारे पार्टनर्स को असेट्स और प्रॉफिट्स दिया जाता है, सबको बांटा जाता है प्रॉपरली। तो यहाँ पे बाकी के पार्टनर ने इसको दिया ही नहीं। अपना लॉ बोलता है डिसॉल्यूशन के टाइम पे यार, अगर तुम कोई पार्टनर को उसका प्रॉफिट का शेयर नहीं दे रहे हो, प्रॉपर्टी का शेयर नहीं दे रहे हो ना, तो वो केस फाइल कर सकता है। मतलब दोनों पॉइंट ना डिसॉल्यूशन के हैं। मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, वहां पे पार्टनर, यहाँ पे पार्टनर जा सकता है कोर्ट में, केस फाइल कर सकता है कि मुझे डिसॉल्यूशन चाहिए। और दूसरा केस क्या है, अगर उसको प्रॉपर्टी का शेयर नहीं मिल रहा, प्रॉफिट का शेयर नहीं मिल रहा, तो भी वो जा सकता है कोर्ट में, केस फाइल कर सकता है, ठीक है, 2 केस में जा सकता है।
अभी फिर मैम आपने 2 केस तो बता दिया, मतलब डिसॉल्यूशन के केस में वो जा सकता है, लेकिन कौन से केस में नहीं जा सकता, उसके एग्जांपल बताओ ना हमको। तो बेटा समझना। अभी देखो होता क्या है, यहाँ पे ना ये 4 पार्टनर है, ठीक है, ये 4 पार्टनर है, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी ना उन्होंने क्या किया, इस वाले पार्टनर को बुक्स चेक नहीं करने दे रहे। मतलब देखो हर एक पार्टनर के पास राइट होता है बुक्स चेक करने का, अपने देखा था यूनिट नंबर 2 में। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इस पार्टनर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बता रहे नहीं, प्रॉफिट ठीक से शेयर कर रहे नहीं, उसको कोई डिसीजन नहीं लेने दे रहे, उसको कोई ओपिनियन नहीं पूछ रहे। मतलब इस वाले पार्टनर के साथ वो बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, उसको एक्टिवली बिजनेस मैनेज नहीं करने दे रहे, उसको बिजनेस में हिस्सा नहीं लेने दे रहे। तो ये पार्टनर ना कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फर्म रजिस्टर नहीं है। समझ में आया क्या? मतलब ना डे टू डे वाली चीज में कोई पार्टनर नहीं जा सकता दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट, क्योंकि फर्म रजिस्टर नहीं है। लेकिन सिर्फ डिसॉल्यूशन के केस में जा सकता है। अगर फर्म डिसॉल्व हो रही ना तो जा सकता है, बाकी कोई भी केस में नहीं जा सकता। मतलब ना अगर फर्म रजिस्टर नहीं ना, ये पार्टनर जाके कोर्ट में नहीं बोल सकता कि देखो बाकी के पार्टनर मुझे बुक्स नहीं बता रहे, बाकी के पार्टनर मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहे, बाकी के पार्टनर मुझे डिसीजन नहीं लेने दे रहे। ऐसी वो कोई भी चीजें नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि फर्म रजिस्टर नहीं है। समझ में आया क्या? मतलब मैम अगर ना फर्म रजिस्टर नहीं है ना, तो पता है क्या क्या होता है, ऐसा होता है कि वो ना थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाते, मतलब बाहर वाले पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाते। और ना मैम वो एक दूसरे के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर पाते, लेकिन थर्ड पार्टी उन पे केस फाइल कर सकती है। अभी कौन से केस में वो दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल कर पाएंगे? सिर्फ डिसॉल्यूशन के केस में। सिर्फ डिसॉल्यूशन के केस में। इस चीज को याद रखना, क्योंकि आगे ना सेम पॉइंट रिपीटेड है। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना सेम रिपीटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। तो चीजों को यहीं पे लर्न कर लो कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन डिसॉल्यूशन के केस में जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। सेट ऑफ मतलब माइनस करना, डिडक्ट करना। सेट ऑफ मतलब माइनस करना, डिडक्ट करना। यहाँ पे वो सेट ऑफ नहीं कर सकते, सिर्फ 100 रुपीज तक अलाउड है। समझना, if an action is brought against the firm by a third party, then neither the firm nor the partner can claim any set off if the suit be valued for more than 100 rupees और pursue other proceeding to enforce the right arising from any contract। इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना। अभी सेट ऑफ क्या रहता है, मोर देन 100 अलाउड नहीं। इसका मतलब क्या है? सीधा एक एग्जांपल से समझाऊंगी फिर तुमको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, एग्जांपल को ध्यान से सुनना, सीधा पॉइंट तुमको क्लियर हो जाएगा। पर एग्जांपल तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी ध्यान से समझना। एक पार्टनरशिप फर्म रहती है, उसमें ये 3 पार्टनर रहते हैं, ठीक है। सीए की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं, ठीक है। टैक्सेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनका एक ऑफिस था, ठीक है। ये ऑफिस उन्होंने रेंट पे लिया था, किराए का ऑफिस था, खुद का ऑफिस नहीं था। ये ऑफिस का ओनर है, ठीक है। बाहर का थर्ड पार्टी है, वो ऑफिस का ओनर है, पार्टनर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये पार्टनरशिप फर्म ने उसको 6 महीने से रेंट का पेमेंट नहीं किया। उसका टोटल पेमेंट हो जाता है 8 लाख रुपीस। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म ने इस ऑफिस के ओनर को पेमेंट किया ही नहीं। ये ओनर सोचता है कि यार ऐसे कैसी पार्टनरशिप फर्म है, ऐसे कैसे पार्टनर्स हैं, मैं कितने बार इनके ऑफिस में जाता हूँ, ये मुझे पेमेंट ही नहीं करते। तो एक दिन ये डिसाइड करता है कि अब मैं कोर्ट में जाऊंगा। अब मैं सीधा कोर्ट में जाऊंगा और केस फाइल करूंगा मेरा पेमेंट लेने के लिए। तो ये जाता है, ये केस फाइल करता है, जज साहब को पूरी चीजें बताता है। तो यहाँ पे जज साहब ने बोला कि पार्टनर तुमने पेमेंट क्यों नहीं किया, अभी चलो इनको 8 लाख का पेमेंट कर दो। जज साहब ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पार्टनर बोलते हैं कि जज साहब रुक जाओ। यहाँ पे ना फिर वो जाता है यहाँ पे इस ओनर के पास जाता है और बोलता है कि ओनर ठीक है, हम मानते कि हमने तुमको 8 लाख का रेंट नहीं दिया, 8 लाख रुपीस का रेंट पेंडिंग है, लेकिन इस 6 महीने में ना हमने तुम्हारे रिटर्न फाइल किए, जीएसटी के रिटर्न फाइल किए, तुम्हारे पर्सनल रिटर्न फाइल किए, तुम्हारा बहुत सारा काम करके दिया है। उसका ना 1 लाख का बिल होता है। तो 1 लाख माइनस करो और हम तुमको सिर्फ 7 लाख देंगे। हम तुमको सिर्फ अभी 7 लाख देंगे, 8 लाख नहीं देंगे। ऐसा यहाँ पे ये पार्टनर बोल रहा है, ऐसा यहाँ पे ये वाला पार्टनर बोल रहा है। देखो ये वाला पार्टनर बोल रहा है, ठीक है। बहुत ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। फिर यहाँ पे जज साहब क्या बोलते हैं, फिर जज साहब ने रोका, रुक जाओ। जज साहब बोलते अच्छा रुक जाओ, पहले तुम मुझे बताओ पार्टनर, क्या तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर है क्या? फिर ये बोलते नहीं, हमारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर तो नहीं है। फिर यहाँ पे जज साहब ने बोला बस फिर तुमको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। मतलब ये जो सेट ऑफ, इसको बोलते सेट ऑफ, मतलब तुम माइनस नहीं कर पाओगे, ये अमाउंट तुम माइनस नहीं कर पाओगे। अगर तुमको अपने 1 लाख वसूल करना है ना, पहले रजिस्टर हो जाओ फिर केस फाइल करना, तुम माइनस नहीं कर पाओगे। ऐसा यहाँ पे जज साहब ने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ, मतलब अगर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है तो वो सेट ऑफ नहीं ले सकती, मतलब वो अमाउंट को माइनस नहीं कर सकती, अमाउंट को डिडक्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे वो 1 लाख माइनस नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को, इस ओनर को पूरा 8 लाख रुपए देना पड़ेगा।
पूरा 8 लाख रुपए देना पड़ेगा। फिर मैम फिर ये 1 लाख कैसे वसूल करेंगे, पहले ये रजिस्टर करना पड़ेगा इनको, फिर रजिस्टर कर लेंगे ना, फिर ये केस फाइल कर सकते हैं, फिर ये जाएंगे केस फाइल करेंगे उससे, ठीक है, आर यू गेटिंग। बट अभी तो पूरा 8 लाख पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है अगर 100 से ज्यादा है ना तो अमाउंट डिडक्ट नहीं कर सकते, 100 से कम है ना तो कर सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर ये पार्टनर ऐसा बोलेगा ना, अगर ये पार्टनर एग्जांपल ऐसा बोलता है कि रुक जाओ ओनर, तुमको याद है क्या, तुम एक बार हमारे ऑफिस में आए थे, हमने तुमको एक अग्रीमेंट बना के दिया था, वो अग्रीमेंट 85 रुपीज की थी, वो अग्रीमेंट 85 रुपीज की थी, वो 85 रुपीज माइनस करो 8 लाख में से, वो 85 रुपीज माइनस करो 8 लाख रुपए में से। अच्छा लॉ बोलेगा 85 रुपीज है ना, कर दो, मतलब लॉ बोलता है 100 रुपए तक अगर है ना अमाउंट माइनस कर दो चलता, लेकिन 100 रुपए के ऊपर ना माइनस मत करना। समझ में आया क्या, मतलब यहाँ पे 100 रुपए अगर है ना, सिर्फ 100 रुपए है ना, 100 रुपए है ना तो माइनस चलता है, लेकिन 100 रुपए के ऊपर माइनस नहीं कर सकते यार, 100 रुपए भी कितनी नॉमिनल अमाउंट है, आर यू गेटिंग, अगर 100 रुपए तक माइनस कर देंगे उसके ऊपर नहीं चलता है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, तुमको क्लैरिटी मिल चुकी है कि 100 रुपए तक अमाउंट माइनस कर सकते हैं और लेकिन 100 रुपए के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। सेट ऑफ क्या रहता है, माइनस करना, डिडक्ट करना। So people, we are done with this all the 4 point. I hope this is very much clear to you. अभी ना तुम ये सारे पॉइंट को आसानी से कैसे लर्न करोगे, देखो ऐसा याद रखो, ऐसा याद रखो, ठीक है। इसमें क्या है ना, 3 पॉइंट सूट के है, मतलब केस फाइल करने के। देखो नो सूट मतलब केस फाइल नहीं कर सकते थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, फिर क्या है, केस फाइल फिर से नहीं कर सकते दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट, फिर क्या है, थर्ड पार्टी क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। मतलब 3 पॉइंट तो केस फाइल करने के ही है। वो थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी उन पे केस फाइल कर सकती, दूसरे पार्टनर पे केस फाइल नहीं कर सकते, हो गए 3 पॉइंट। पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकती, थर्ड पार्टी कर सकती है, लेकिन पार्टनर एक दूसरे पे केस फाइल नहीं कर सकते, हो गए 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट भी ना एस से स्टार्ट होता है, दैट इज सेट ऑफ, दैट इज सेट ऑफ। ऐसे याद रखो कि चारों पॉइंट ना एस से स्टार्ट होते हैं, एस से स्टार्ट होते हैं, सूट 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 एंड सेट ऑफ, सूट 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 एंड सेट ऑफ, ऐसे याद रखो। कुछ तो लिंक लगाना पड़ेगा फिर चीजें याद रहेगी। क्या है लिंक, ये है मैम कि 3 पॉइंट ना सूट के है, मतलब ना पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकती, सूट फाइल नहीं कर सकती, हो गया फर्स्ट पॉइंट। थर्ड पार्टी लेकिन सूट फाइल कर सकता है, हो गया दूसरा पॉइंट। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता, हो गया तीसरा पॉइंट। तीनों पॉइंट हो गए सूट 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 के, एस से आ गया। और चौथा पॉइंट भी एस से है, मतलब सेट ऑफ, सेट ऑफ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ये भी सेट ऑफ भी एस से आ गया। तो चारों पॉइंट क्या है, एस से स्टार्ट होते हैं, ऐसे याद रखो, एस से स्टार्ट होते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है। अभी समझना, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डज नॉट हाउएवर इफेक्ट द फॉलोइंग राइट। अपन ने इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी पढ़ लिया। ये बोल रहे कि देखो अगर फर्म रजिस्टर नहीं करती फिर भी ये राइट उनके पास है, कौन से, द राइट ऑफ द थर्ड पार्टी टू सू द फर्म और एनी अदर पार्टनर। अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि थर्ड पार्टी हमेशा केस फाइल कर सकती है। बच्चों ये पॉइंट सेम है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑलरेडी सेम है जो अपन ने पढ़ा था। और बता दियो, देखो ये वाला पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑलरेडी सेम है, लेकिन क्या होता है ना, डिसोल्यूशन मांग सकता है वो, और बाद में अगर उसको शेयर नहीं मिल रहा है प्रॉफिट का एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, वो भी मांग सकता है। आर यू गेटिंग, अपने पढ़ा ना कि देखो यहाँ पे अगर फर्म रजिस्टर नहीं है तो दूसरे पार्टनर पे केस फाइल नहीं कर सकती, लेकिन डिसोल्यूशन मांग सकती है, अपना शेयर मांग सकती है, पढ़ा ना अपन ने। सेम चीज यहाँ पे रिपीटेड है, सेम चीज यहाँ पे रिपीटेड है। देखो द राइट ऑफ द पार्टनर टू sue फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन मांग सकती है, सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म और फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म, वो मांग सकती है। अपन ने ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी पढ़ लिया था, और ये वाला पॉइंट भी ऑलरेडी हो चुका है। देखो द राइट टू sue और क्लेम अ सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ सूट डज नॉट एक्सीड 100 रुपीज इन वैल्यू। अगर 100 रुपए तक वैल्यू है तो सेट ऑफ ले सकते हैं क्या, ले सकते। 100 रुपए के ऊपर है तो ले सकते क्या, नहीं ले सकते। ये पॉइंट भी अपना ऑलरेडी हो चुका है। मैं तुमको 85 रुपीज का एग्जांपल दिया, 85 रुपीज का एग्जांपल दिया कि अगर 100 तक है तो सेट ऑफ ले सकते, ठीक है, तो ये भी अलाउड है। अपने ये 3 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं, जो ऊपर दिया है सेम चीज रिपीट किया है। ये वाला पॉइंट इज रिपीटेड, ये वाला पॉइंट इज, अरे हाँ, ये वाला पॉइंट इज रिपीटेड, ये वाला पॉइंट इज रिपीटेड, ये वाला पॉइंट भी रिपीटेड। ओके, अभी ये वाला बचा, इसको समझना। द पावर ऑफ द ऑफिशियल असाइनी रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। इसका मतलब क्या है, देखो ये क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हारी फर्म रजिस्टर नहीं है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारा कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया कोर्ट की तरफ से, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया मतलब कंगाल मतलब उसकी लायबिलिटी ज्यादा है, असेट्स कम है। अगर कोर्ट ने कोई पार्टनर को, एग्जांपल ये वाले पार्टनर को, अगर कोर्ट ने कोई पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो अगर तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है, हमको फर्क नहीं पड़ता।
ऑफिशियल असाइनी, पता है क्या होता है, जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है ना, तो कोर्ट क्या करती है, एक ऑफिशियल असाइनी को अपॉइंट करती है। ये है ऑफिशियल असाइनी, एग्जांपल ये है ऑफिशियल असाइनी। उसका काम क्या रहता है, वो क्या करता है ना, जो भी इंसॉल्वेंट हो गया ना, उसकी सारी प्रॉपर्टी को सेल करता है। जो भी प्रॉपर्टी सेल करने बाद जो भी पैसा आया, वो क्या करता है, लाइबिलिटी का पे ऑफ करता है। इन शॉर्ट, जो ऑफिशियल असाइनी रहता है ना, वो अकाउंट सेटल करता है, पूरी तरीके से अकाउंट सेटल करता है। तो अपना लॉ यहाँ पे बोल रहा है, अपना लॉ यहाँ पे बोल रहा है, अगर कोई पार्टनर कोर्ट की तरफ से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और फर्म रजिस्टर नहीं है, फर्म रजिस्टर नहीं है, लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता, ऑफिशियल असाइनी फिर भी आएगा, ऑफिशियल असाइनी फिर भी आएगा और क्या करेगा, बाकी के पार्टनर से इसका शेयर मांगेगा, इसका शेयर मांगेगा। मैंने तुमको अभी क्या बताया, ऑफिशियल असाइनी का काम क्या है, वो असेट्स को बेचता है, तो जो भी पैसा आया लाइबिलिटी का पे ऑफ करता है, किसका किसका, इंसॉल्वेंट का अकाउंट सेटल करता है। तो ऑब्वियसली इंसॉल्वेंट पार्टनर क्या है, इस पार्टनरशिप में का पार्टनर है, तो कुछ तो प्रॉफिट कमाया रहेगा, कुछ तो असेट्स में शेयर होगा उसका, तो वो जाएगा दूसरे पार्टनर के पास और बोलेगा कि देखो जो भी असेट है इस इंसॉल्वेंट पार्टनर के मेरे पास दे दो, क्योंकि मुझे इसका अकाउंट सेटल करना है, मुझे कोर्ट ने अपॉइंट किया है ऑफिशियल असाइनी। ऐसा वो जाके बाकी के पार्टनर को बोल सकता है। फिर बाकी के पार्टनर क्या करेंगे, जो भी इस इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो भी हिस्सा है उसको दे देंगे, फिर ये क्या करेगा, प्रॉपर्ली इसका अकाउंट सेटल कर देगा। देखो जो पर्सन ना इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, फिर कोर्ट क्या करती है, एक प्रॉपर ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करती है, उसके हाथ में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि तुम क्या करो, इसका अकाउंट सेटल कर दो। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि ऑफिशियल असाइनी मतलब एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसा बंदा होता है जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है अकाउंट सेटल करने के लिए, किसका, इंसॉल्वेंट पर्सन का। तो यहाँ पे बस ये पॉइंट का रीजन ये है, वो बोलना चाहते हैं कि अगर फर्म रजिस्टर नहीं है ना, अगर फर्म रजिस्टर नहीं है ना, हमको फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ऑफिशियल असाइनी आएगा और अपना काम पूरा करेगा, ऑफिशियल असाइनी आएगा और अपना काम पूरा करेगा। डन, आई होप दिस इज डन, आई होप दिस इज डन। तुम लोगों को हर चीज समझ में आ रही है। अभी ना मेरे कमेंट सेक्शन में जाना, मेरे कमेंट सेक्शन में जाना बेटा, और ना ये चारों पॉइंट लिख के आना, ठीक है, ये चारों पॉइंट लिख के आना। शॉर्ट में भी लिखा तो भी चलेगा, जैसे कि सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फाइल नहीं कर सकते, सूट अगेंस्ट द अदर पार्टनर फाइल नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है, नो सेट ऑफ, ऐसा लिख के आ जाओ, शॉर्ट में लिख के आओ, लेकिन चारों पॉइंट लिख के आ जाओ। चारों कीवर्ड मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। जो भी बच्चा अभी तक शिद्दत से लेक्चर देख रहे, वो जाके कमेंट सेक्शन में चारों पॉइंट लिख के आएंगे, ठीक है। अभी वाला समझो, ठीक है, ये वाला अभी लास्ट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे वो बोल रहे हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहता है, हु इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, तो उसके सारे राइट्स, उसके सारे असेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, एक ओल्ड पार्टनर देखते हैं अपन, देखो ये है एक ओल्ड पार्टनर, ठीक है, एग्जांपल ये पार्टनरशिप हम के 4 पार्टनर है, ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, इसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई, तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, हो सकता है कि इसके जो बच्चे हैं वो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर इसकी जो वाइफ है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर इसके फैमिली मेंबर्स हैं वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो क्या होता है ना, जो भी पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, उसके सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो अपना लॉ यहाँ पे बोल रहा है, अगर तुम्हारी फर्म अनरजिस्टर्ड है ना, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव फर्म में आ सकता है, और जो भी पार्टनर की डेथ हो गई ना, उसका शेयर मांग सकता है, उसका शेयर मांगेगा, प्रॉपर्टी को रियलाइज करवाएगा, मतलब बेच देगा, जो भी उसका हिस्सा है वो लेके जाएगा। आर यू गेटिंग? मैंने क्या बताया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब ऐसा पर्सन होता है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, और जो भी उसका प्रॉफिट का हिस्सा था, जो भी उसका प्रॉपर्टी का हिस्सा था, वो लेके जाएगा। सही बात है, सही बात है, लेके तो जाएगा ना। आज तक उस पार्टनर ने काम किया है यार तुम्हारे फर्म में, तो उसका कुछ तो हिस्सा बनेगा, प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा, प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा, तो कौन लेके जाएगा, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेके जाएगा। तो यहाँ पे लॉ बोल रहा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ना अपने सारे राइट्स मिल जाएंगे। तुम्हारी पार्टनरशिप में रजिस्टर नहीं है तो तुम ऐसे बच नहीं सकते, वो अपने सारे राइट्स ले सकता है, और अगर पार्टनरशिप में उसको पैसा नहीं देगी ना, वो सूट फाइल भी कर सकता है, तो यहाँ पे ना थर्ड पार्टी को बचाया जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया पता है, ऑफिशियल असाइनी को भी बचा लिया कि ऑफिशियल असाइनी अपना काम कर सकता है, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी बचा लिया कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी को बचाएगी, थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? ये बाहर की पार्टी को बचा रहे और पार्टनर को फंसा रहे, क्योंकि पार्टनरशिप में रजिस्टर खुद नहीं है, इसलिए। समझ में आया क्या? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो इसकी समरी क्या है? इसकी समरी बस ये है कि अगर फर्म रजिस्टर नहीं है ना, तो वो थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकती, थर्ड पार्टी उन पे केस फाइल कर सकती है। पार्टनर एक दूसरे पे केस फाइल नहीं कर सकते, पर दो केसेस में पार्टनर एक दूसरे पे केस फाइल कर सकते हैं। डिसॉल्यूशन मांगने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है, ये है अलाउडेड। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, एक ऑफिशियल असाइनी आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता है, अगर पार्टनरशिप में रजिस्टर नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर अपन ने पढ़ा एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकता है फर्म में और प्रॉपर्टी ले सकता है, प्रॉफिट्स ले सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा फर्म रजिस्टर है कि नहीं है, ठीक है, वो सूट फाइल भी कर सकता है। मतलब इन्होंने बाहर वालों को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है, बचाया है, ठीक है। आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, तुमको क्लैरिटी मिल चुकी है। और जो मैं तुमको अभी ऊपर एग्जांपल बताया था ना, ये कि सारे पार्टनर का नाम रजिस्टर में होना चाहिए, सेम चीज यहाँ पे दी है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। एक बार इसको रीड कर लेना, कुछ भी डाउट आता है मुझे एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में, बता दूंगी, ठीक है। आई नो कि आपको आ जाएगा क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दिया वो सेम एग्जांपल उन्होंने वहां पे रिपीट किया है। नेक्स्ट इज पीपल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सीधा यहाँ पे आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन में यहाँ पे प्रॉपर्ली दिया है, जो पॉइंट ऊपर है सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो ये भी इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, ठीक है, कि डिफरेंस बताओ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। तुमको लग रहा है ये बहुत ईजी है, क्या है तो है इसमें, लेकिन ये भी इंस्टीट्यूट पूछती है, पूछा गया है आरटीपी एमटीपी पांच क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बताओ क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब, दोनों का मीनिंग समझो पहले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है पूरी तरीके से फर्म क्लोज हो चुकी है, पार्टनरशिप फर्म पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी है, मतलब बिजनेस पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है, बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस क्लोज हो गया, अब कुछ भी बिजनेस नहीं होने वाला है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनर के बीच में रिलेशन चेंज हो रहा है, जैसे कि तीन पार्टनर थे ए बी सी, चौथा पार्टनर आ गया, एडमिशन हो गया, पार्टनर के बीच में रिलेशन चेंज हो गया ना, चौथा पार्टनर आ गया ना, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। या फिर तीन पार्टनर थे, एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया, तो रिटायरमेंट ले रहा है, डेथ हो गई उसकी, वो क्या है, फिर से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनर के बीच में रिलेशन चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें लिख लो यहाँ पे एडमिशन आ जाता है, रिटायरमेंट आ जाता है, डेथ आ जाता है, इंसॉल्वेंसी आ जाती है, ठीक है, हर चीज आ जाती है इसमें। और ये क्या है, पूरी तरीके से बिजनेस बंद हो रहा है, पूरी तरीके से बिजनेस क्लोज हो रहा है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक इमेज से समझो, पूरी तरीके से देखो बिजनेस क्लोज हो गया, देखो असेट्स बेच रहे, वो असेट्स बेच रहे, ठीक है, पूरी तरीके से बिजनेस क्लोज हो चुका है, दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, ठीक है, इसका रिटायरमेंट हो रहा है, देखो ये पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, आर यू गेटिंग, इसका रिटायरमेंट हो रहा है, दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है लेकिन बाकी के पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू करने वाले, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। इसमें एडमिशन भी आ जाएगा, इसमें रिटायरमेंट भी आ जाएगा, इसमें डेथ भी आ जाएगा, इंसॉल्वेंसी भी आ जाएगा। सो इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप, यहाँ पे पूरी तरीके से बिजनेस खत्म हो रहा है। It does not affect continuation of business. It involves only reconstitution of business. यहाँ पे बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब बच्चों एडमिशन हो रहा है या फिर रिटायरमेंट हो रहा है या फिर डेथ हो रहा है पार्टनर का, या फिर इंसॉल्वेंसी हो रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स वाइंडिंग अप ऑफ फर्म एंड रिक्वायर्स रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। यहाँ पे सीधा फर्म बंद हो रही है, रियलाइजेशन मतलब यहाँ पे असेट सेल किए जाएंगे, सेटलमेंट मतलब लायबिलिटीज का पे ऑफ हो जाएगा। लिख लो रियलाइजेशन का मतलब होता है असेट सेल किए जाएंगे और लायबिलिटीज का पे ऑफ हो जाएगा। सही बात है यार। अब बिजनेस बंद हो रहा है तो क्या होगा, सारे असेट जैसे पड़े रहेंगे क्या, नहीं ना, जो भी असेट्स है बेचे जाएंगे, फिर जो भी पैसा आ गया फिर क्या होगा, बाहर वाली पार्टीज का पेमेंट किया जाएगा, अगर बैंक लोन लिया था बैंक वालों को पेमेंट कर देंगे, सप्लायर को पेमेंट कर देंगे, अगर कुछ पैसा बच जाता है पार्टनर सबके आप में बांट लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अकाउंट्स को सेटल किया जाता है, बुक्स को क्लोज किया जाता है। सेम चीज यहाँ पे है रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड सेटलमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रिक्वायर्स ओनली रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। यहाँ पे होता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है बच्चों असेट्स को रियल वैल्यू पे लेके आना, असेट्स को रियल वैल्यू पे लेके आना, ऐसा किया जाता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पे। एग्जांपल बता दो, अभी ये पार्टनर जा रहा है, ठीक है, ये पार्टनर जा रहा है, अब ये पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो क्या ये खाली हाथ जाएगा क्या, नहीं, पैसा लेके जाएगा ना मैम, पैसा लेके जाएगा ना, इसने आज तक पार्टनरशिप फर्म में काम किया, पैसा तो लेके जाएगा ना, आर यू गेटिंग। अब ये पार्टनर जा रहा है पार्टनरशिप फर्म छोड़ के, इसको पैसा तो देना पड़ेगा, तो क्या होता है ना, अकाउंट सेटल किया जाता है, ऐसे अकाउंट बनाया जाता है, तुमने ना ये पढ़ा रहेगा अकाउंट्स में, देखो ऐसा अकाउंट्स बनाया जाता है, आर यू गेटिंग। फिर क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी रहती है, जो भी असेट्स रहती है, उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है। मतलब ना कोई जमीन, एग्जांपल कोई लैंड है जो पार्टनरशिप फर्म में दिख रही है सिर्फ 3 लाख रुपीस की, सिर्फ 3 लाख रुपीस की दिख रही है, लेकिन उसकी रियल वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपीस है, 50 लाख रुपीस है, तो उसको रियल वैल्यू पे लाया जाता है, मतलब 50 लाख रुपीस वहां पे रिवैल्यू किया जाता है, और उस हिसाब से जो भी रियल पेमेंट बनेगा ना, फिर ये पार्टनर को दिया जाएगा और फिर ये फर्म से चला जाएगा। यू गेटिंग। तो रियल असेट्स, रियल वैल्यू ऑफ असेट्स लिया जाता है, पूरा रियल वैल्यू पे सारी असेट्स लाई जाती है, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। आर यू गेटिंग।
रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स किया जाता है। क्योंकि क्या होता है बेटा, कोई कोई असेट्स ना 10 साल पुरानी रहती है, 20 साल पुरानी रहती है, लेकिन आज उसकी वैल्यू ना बहुत इंक्रीज हो जाती है। आर यू गेटिंग? एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसको रियल वैल्यू पे हर चीज मिलनी चाहिए ना, रियल वैल्यू पे मिलनी चाहिए ना, इसलिए रिवैल्यूएशन किया जाता है कि पार्टनर को ना आज के वैल्यू पे हर चीज मिले। तो जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हर चीज आज के वैल्यू पे पूरी वैल्यू होती है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अ फर्म में बी डिसॉल्व बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, जब फर्म कैसे डिसॉल्व हो सकती है, उसको कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है। अपन आगे पढ़ने वाले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करती है, कोर्ट ना ऑर्डर करती है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। कोर्ट ऑर्डर करती है, सीधा कोर्ट बोलेगी कि फर्म का डिसोल्यूशन करवा दो। लेकिन कोर्ट कभी ऐसे ऑर्डर नहीं करती यार कि पार्टनरशिप, एक पार्टनर को निकाल दो, एक पार्टनर को फर्म में ला लो। कोर्ट ऐसे डिसीजन नहीं पास करती। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। कोर्ट ऐसे डिसीजन नहीं पास करती कि ये पार्टनर को फर्म से निकाल दो, ये पार्टनर को फर्म में ला लो। कोर्ट क्यों ऐसा करेगी? आर यू गेटिंग? तो कोर्ट ऐसे डिसीजन पास कर सकती है कि फर्म को बंद कर दो, लेकिन ऐसा नहीं बोलेगी कि ये पार्टनर को निकाल दो, ये पार्टनर को ला लो। मतलब पार्टनरशिप में चेंज कोर्ट नहीं करती, फर्म को बंद कर देती, लेकिन पार्टनरशिप में चेंज नहीं करती। इट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो एक चीज मुझे बताना, अगर पूरी फर्म बंद हो रही है, तो क्या पार्टनर के बीच में रिलेशन चेंज नहीं हो रहा? हो रहा है मैम। अगर फर्म ही बंद हो रही है तो पार्टनर के बीच में रिलेशन भी तो चेंज हो रहा है ना, पूरे पार्टनर अभी अलग हो जाएंगे, उनके बीच में रिलेशन ही नहीं रहा। सो इट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है बच्चों, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो ही रहा है। पार्टनर के बीच में रिलेशन तो चेंज हो ही रहा है, क्योंकि पार्टनर अब साथ में बिजनेस कर ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग? लेकिन इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन अगर कोई एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, इसका मतलब बिजनेस थोड़ी ना बंद हो रहा है। तो यहाँ पे इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सीधा फर्म बंद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे बुक सीधा क्लोज किया जाता है। मैंने पहले बताया था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब पूरी तरीके से बिजनेस बंद हो रहा है। अगर बिजनेस बंद हो रहा है, सारी एसेट सेल की जाती है, लाइबिलिटीज का पे ऑफ हो जाता है, तो यार बुक्स तो क्लोज हो रही है ना, तो यहाँ पे फाइनल क्लोजर मतलब क्लोज हो जाना, सीधा बुक्स को क्लोज किया जाएगा। यहाँ पे इट डज नॉट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे बुक्स फाइनल थोड़ी ना क्लोज हो रहे, कोई पार्टनर आ रहा है, आर यू गेटिंग, चेंजेस हो रहे, लेकिन क्लोज थोड़ी ना हो रही है। कोई पार्टनर जा रहा है, चेंजेस हो रहे, क्लोज थोड़ी ना हो रही है। आर यू गेटिंग? दिस इज अ डिफरेंस। मतलब सिंपल सी भाषा मीनिंग बस यही है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब पूरी तरीके से बिजनेस बंद हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप में चेंज आ रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट इज मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, सेक्शन 40 टू 44। अभी इसको ध्यान से समझना कि फर्म का डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है, मतलब फर्म कैसे खत्म होगी, कैसे बिजनेस बंद होगा। दो तरीके से हो सकता है। डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, मतलब कोर्ट के बिना इन्वॉल्वमेंट के डिसोल्यूशन हो सकता है, या फिर डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, या फिर कोर्ट बीच में इन्वॉल्व होकर डिसोल्यूशन कर सकती है। क्या होता है ना, एक पार्टनर ना कोर्ट में जाता है और बोलता है कि देखो हमारी फर्म को डिसोल्व कर दो, रीजंस बताता है कुछ, ठीक है। अगर यहाँ पे जज साहब को सही लगता है तो जज साहब क्या करते हैं, डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देते हैं। तो दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट भी डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करवा सकती है, या फिर डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब यहाँ पे कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, फिर भी फॉर्म डिसोल्व होगी। कैसे हो सकती है? अग्रीमेंट बन सकती है। अपना हर चीज डिटेल में पढ़ने वाले, ध्यान से सुनना, ठीक है। फर्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, सेक्शन 40। अगर पार्टनर्स ने अग्री कर लिया, अग्रीमेंट में बता दिया कि हमको फर्म डिसॉल्व करना है, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अगर पार्टनर ने अग्री कर लिया अग्रीमेंट में कि हमको फर्म डिसॉल्व करना है, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। बेटा क्या क्या रीजन हो सकते हैं? कुछ भी रीजन हो सकता है, जैसे कि अभी पार्टनर का बिजनेस मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। कोई भी पार्टनर का बिजनेस मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तीनों चारों अग्री करेंगे पार्टनर और बोलेंगे कि बिजनेस को खत्म कर देते, बिजनेस बंद हो जाएगा। या फिर जो पार्टनर है वो आउट ऑफ सिटी शिफ्ट हो रहे, कोई भी रीजन हो सकता है। इन शॉर्ट पार्टनर का पॉसिबल नहीं हो रहा है बिजनेस को मैनेज करना, बिजनेस को चलाना, तो वो फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। सो सेक्शन 40 गिव्स राइट टू द पार्टनर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय अग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, लेकिन सारे पार्टनर्स को कंसेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स मींस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मेड, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में बता देंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ना बेटा वो क्या है, वो प्रेजेंट टेंस में यहाँ तक जो दिया है ना, यहां तक जो दिया है, पार्टनर्स प्रेजेंट में अग्री कर ले कि पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व कर देते। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी अग्रीमेंट बन चुकी है, यहाँ पे ऑलरेडी अग्रीमेंट बन चुकी है कि हाँ अगर ये कंडीशन हो गई ना तो पार्टनरशिप हम अपने डिसॉल्व हो जाएगी। देखो ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल जैसे पार्टनर ने ना अग्रीमेंट बनाते टाइम बता दिया, स्टार्टिंग में बता दिया कि यार कंडीशन बता दिया कि अगर अपने फर्म में लॉसेस होते ना, 3 साल के लिए लगातार लॉसेस होते ना, तो अपन फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। मतलब इन्होंने जब अग्रीमेंट बनाया था, जब भी कंडीशन
सोच लिया था कि अगर अपने पार्टनरशिप फर्म में लगातार 3 साल लॉसेस हुए ना तो अपन फर्म को बंद कर देंगे। तो ये क्या है बेटा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो यहाँ पे दिया है 2 तरीके से, जो यहां से यहां तक लाइन है, इसका मतलब क्या है, वो प्रेजेंट में अग्री कर रहे कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दो। कोई भी रीजन हो सकता है, पार्टनर का मैनेज नहीं हो रहा बिजनेस करना, पार्टनर को आउट ऑफ सिटी शिफ्ट होना है, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या रीजन है, यहाँ पे पास्ट में ही अग्रीमेंट में बता दिया था, पास्ट में अग्रीमेंट में बता दिया था, वो यहां से यहां तक कवर हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, सो अग्रीमेंट के थ्रू फर्म डिसॉल्व हो सकती है। दिस इज फर्स्ट वाला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कंपलसरी डिसोल्यूशन, सेक्शन 41। सेक्शन 41 कंपलसरी डिसोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, देखो मतलब कंपलसरीली डिसॉल्व होना पड़ेगा, मतलब पार्टनर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको कंपलसरीली फर्म को बंद करना पड़ेगा। क्या रीजन हो सकता है कि कंपलसरीली उनको फर्म को बंद करना पड़ेगा, अगर उनका बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो, अनलॉफुल हो गया तो मतलब उनका बिजनेस इलीगल हो गया तो, अगर पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस कर रहे थे ना वही इलीगल हो गया, वही अनलॉफुल हो गया ना, तो उनको अपना बिजनेस कंपलसरीली बंद करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ा सोच के देखो, क्या होगा। एग्जाम्पल बताती हूँ, देखो अभी ना एक पार्टनरशिप फर्म थी, एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर्स थे। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे। इनका काम क्या था, ये क्या करते थे, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे आउट ऑफ इंडिया। ये इनका काम था, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते थे। एक दिन नरेंद्र मोदी जी लाइव आते और नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि सभी देशवासियों मेरी बात सुनो, अपने इंडिया में स्कैरसिटी है, मतलब अपने इंडिया के पास प्रॉपरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं है, इंडिया के लिए हमको चाहिए सबसे पहले, इसलिए जो भी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो भी बिजनेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसको आज से हमने बैन कर दिया, मतलब आज से कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब यार जो बिजनेस अभी तक प्रॉपर था, एकदम वैलिड था, जो पार्टनरशिप हम बिजनेस कर रही थी, मोदी जी एक दिन आते हैं और उन्होंने सीधा बिजनेस को बैन कर दिया कि आज के बाद कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, इंडिया के बाहर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं जाएंगे। मतलब मोदी जी ने बैन ला लिया, मतलब मोदी जी ने इसको इलीगल बना दिया। आर यू गेटिंग? तो देखो अब फर्म के पास कोई ऑप्शन बचा क्या, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब फर्म को कंपलसरीली डिसॉल्व होना पड़ेगा। So this is another reason. By happening of any event which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on or for a partners to carry it on in partnership. Okay, I hope this is very much clear to you. तुमको क्लैरिटी मिल चुकी है। फर्स्ट इज अग्रीमेंट के थ्रू डिसोल्यूशन हो जाता है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। कैसे, अगर बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो। नेक्स्ट इज पीपल डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिंजेंसीज, सेक्शन 42। अभी इसको ध्यान से समझना। Subject to contract between the partners, a firm can be dissolved on a happening of any of the following contingencies. Subject to the contract between the partners का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ना मैंने तुमको ना एकदम अच्छे से समझा था यूनिट नंबर 2 में। आई होप आपको याद है और आई होप यार आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 देखा है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, मैंने तुमको बताया था इसका मीनिंग क्या होता है। अगर पार्टनर्स की ऑलरेडी अग्रीमेंट बनी है, अगर पार्टनर्स की ऑलरेडी अग्रीमेंट बनी है तो वो अग्रीमेंट फॉलो हो जाएगी, अगर अग्रीमेंट नहीं बनी है तो ये चीज फॉलो हो जाएगी। ठीक है, अभी ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन। देखो वेयर अ फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, मतलब फिक्स पार्टनरशिप। यहाँ पे इसकी बात चल रही है, फिक्स पार्टनरशिप। फिक्स पार्टनरशिप आपने कहाँ पे पढ़ा था, यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था। फिक्स पार्टनरशिप मतलब फिक्स पीरियड के लिए बिजनेस किया जाता है। अगर पार्टनरशिप फर्म ओपन हुई थी कि वो उन्होंने सोचा था कि अपन क्या करेंगे, 3 साल के लिए बिजनेस करेंगे, 3 साल के लिए बिजनेस करेंगे, दिस इज फिक्स पार्टनरशिप। तो यहाँ पे जैसे 3 साल हो जाएंगे बिजनेस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, मतलब डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट केस हो गया कि फिक्स पार्टनरशिप में जैसे ही उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है फर्म डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ पे क्या दिया है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। लेकिन अगर पार्टनर ने अग्रीमेंट में बता दिया ना कि हमको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आया क्या, मतलब यहाँ पे ये जनरल रूल है कि जैसे ही फिक्स पार्टनरशिप में फिक्स टाइम हो जाएगा फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, दिस इज जनरल रूल। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बताया, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। लेकिन अगर तुम्हारे अग्रीमेंट में कुछ और बताया, मतलब तुम्हारे अग्रीमेंट में बता रहे हैं कि कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर यू गेटिंग? ऐसा समझो यहाँ पे। नेक्स्ट इज where the firm is constituted to carry out one or more adventure undertaking then by completion thereof। यहाँ पे बात की जा रही है बच्चों, एडवेंचर का मतलब क्या है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप अपन ने पढ़ा था, जब कोई पार्टनरशिप बनती है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि 10 रो हाउसेस बनाना है, पार्टनर एक साथ आते हैं और बोलते हैं कि हमको 10 रो हाउसेस बनाना है। जैसे ही वो 10 रो हाउसेस बन जाएंगे क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। आर यू गेटिंग? अपने जिस पढ़ा था ऐसी पार्टनरशिप जो बनती है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यहाँ पे सेम चीज बोली गई है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म में जैसे उनका बिजनेस हो जाता है फर्म क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। हो गया दूसरा तरीका, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट इज बाय द डेथ ऑफ पार्टनर
और बाय द एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, ये भी एक जनरल रूल है। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जनरली फर्म डिसॉल्व हो जाती है। आर यू गेटिंग? अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जनरली फर्म डिसॉल्व हो जाती है। मैम अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है, ठीक है, लेकिन बाकी के पार्टनर को बिजनेस कंटिन्यू करना है तो बेटा वही तो चीज चल रही है यहाँ पे। अगर तुम्हारे अग्रीमेंट में कुछ और दिया है तो वो चीज फॉलो हो जाएगी। मतलब तुम्हारे अग्रीमेंट में दिया है कि बाकी के पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू कर सकते तो कंटिन्यू कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने को स्टार्टिंग में एक लाइन दे दिया, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब अगर तुम्हारे अग्रीमेंट में दिया है तुमको बिजनेस कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करो। आर यू गेटिंग? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ये तरीके हैं डिसोल्यूशन के। सबसे पहला क्या था? सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था अग्रीमेंट में, मतलब अग्रीमेंट के थ्रू तुम क्या करते हो, तुम यहाँ पे बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हो। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? कंपलसरी डिसोल्यूशन, मतलब अगर बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद तरीका क्या है? फिर अपन ने पढ़ा फिक्स पार्टनरशिप, फिर पढ़ा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फिर पढ़ा डेथ ऑफ अ पार्टनर, फिर पढ़ा इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन 43। पार्टनरशिप एट विल अपन ने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है ऐसी पार्टनरशिप जो पार्टनर की इच्छा से बनी है। विल मतलब इच्छा से बनी है, तो बंद भी इच्छा से ही होगी। पार्टनरशिप एट विल में एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट ये था कि ऐसी पार्टनरशिप ना कैसे डिसॉल्व हो सकती है? अगर एक पार्टनर ने देखो, ये पार्टनरशिप एट विल है, मतलब इसमें 4 पार्टनर है, ठीक है, 4 पार्टनर है। अगर एक पार्टनर भी ऐसे नोटिस लिख के देता है ना बाकी के पार्टनर को कि फर्म को डिसॉल्व कर दो, तो पार्टनरशिप एट विल डिसॉल्व हो जाती है। अपन ने ये पॉइंट पढ़ा था और ये पॉइंट यूनिट नंबर 1 में बताया गया था कि पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है ना, अगर एक पार्टनर ने ऐसे नोटिस दे दिया कि फर्म को डिसॉल्व कर दो, तो बाकी के पार्टनर को भी फर्म डिसॉल्व करना पड़ता है, फर्म सीधा डिसॉल्व हो जाती है। ये एक स्पेशल पॉइंट था, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट अलग से दिया गया कि पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, अगर एक पार्टनर ने भी नोटिस दे दिया ना फर्म को डिसॉल्व कर दो, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ये था दूसरा वाला तरीका। सो वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर। देखो बेटा, यहाँ पे नोटिस दी जाती है राइटिंग में टू ऑल द अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। अगर उस नोटिस में अगर वो डेट स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि 15 अक्टूबर को फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो 15 अक्टूबर को फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अगर डेट मेंशन नहीं है तो जब उसने नोटिस दिया था, जब कम्युनिकेशन किया था, तब डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो इन केस डेट इज मेंशन इन द नोटिस, द फर्म इज डिसॉल्व्ड एज फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस एज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जो डेट मेंशन है उस डेट पे फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और इन केस नो डेट इज सो मेंशन एज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस, या फिर अगर डेट मेंशन नहीं है तो जब नोटिस दी गई थी तब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, हो जाएगी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। क्लैरिटी मिली क्या? डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के केसेस क्या है? फर्स्ट इज बाय अग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर फर्म का डिसोल्यूशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज पीपल कंपलसरी डिसोल्यूशन, अगर बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म कंपलसरीली डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने पढ़ा था फिक्स पार्टनरशिप, फिर क्या पढ़ा था पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे ही फिक्स पार्टनरशिप का टाइम हो गया फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, जैसे ही पर्टिकुलर बिजनेस हो गया फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, जैसे ही कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, जैसे ही कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे अग्रीमेंट में कुछ अलग बताया है कि तुम बाद में भी बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो, तो तुम बाद में भी बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो। बेटा ये क्या है? ये तो बस जनरल रूल है, बस डिफॉल्ट वाला रूल है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, एक पार्टनर इसे नोटिस देता है कि फर्म को डिसॉल्व कर दो, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, सेक्शन 44। अभी इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे सेक्शन 44 में क्या बताया है, कौन से केसेस में सीधा कोर्ट डिसोल्यूशन कर सकती है फर्म का। देखो ऐसा नहीं होता है कोर्ट क्या करेगी, कोई भी पार्टनरशिप फर्म को बोलेगी डिसॉल्व हो जाए तो सीधा डिसॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट अपने हिसाब से ऐसे इंडिया के कोई भी फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकती। यहाँ पे होता क्या है, कोर्ट में एट द सूट ऑफ अ पार्टनर, मतलब एक पार्टनर जाता है कोर्ट में और बोलता है कि हमारे फर्म को डिसॉल्व कर दो। मतलब पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर खुद कोर्ट में जाता है और बोलता है कि हमारे फर्म को डिसॉल्व कर दो, इनमें से कुछ रीजन देता है। अगर कोर्ट को रीजन सही लगता है तो कोर्ट बोलती है कि हाँ तुम्हारी फर्म को डिसॉल्व कर दो, फिर डिसोल्यूशन होता है फर्म का। ऐसे कोई भी फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकती, जब पार्टनर जाता है तो होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा एक पार्टनर जाता है, पार्टनर जाते सूट फाइल करते कोर्ट में कि हमारी फर्म को डिसॉल्व कर दो कुछ प्रॉपर रीजन की वजह से। अगर कोर्ट को सही लगेगा कोर्ट डिसोल्यूशन कर देगी। फर्स्ट इज पीपल इंसैनिटी और अनसाउंड माइंड, मतलब देखो लॉ की
भाषा में क्या है अनसाउंड माइंड? अनसाउंड माइंड मतलब ऐसा पर्सन जो डिसीजन नहीं ले पा रहा, जो जजमेंट नहीं कर पा रहा। और सिंपल सी भाषा में अनसाउंड माइंड पर्सन मतलब ऐसा पर्सन, अपनी हिंदी भाषा में पागल व्यक्ति, एक पागल पर्सन, मतलब जिसको डिसीजन लेते नहीं आ रहा, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिसका माइंड वर्क नहीं कर रहा, जो पूरी तरीके से पागल हो चुका है, उसको बोलते हैं अनसाउंड माइंड पर्सन। लेकिन एग्जाम में पागल पर्सन मत लिख के आना, एग्जाम में लिखना अनसाउंड माइंड पर्सन। इसका मतलब ऐसा पर्सन जो जजमेंट नहीं ले पा रहा, जो बिजनेस में अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, दैट इज अनसाउंड माइंड पर्सन। ठीक है, अभी समझना, हर एक चीज का मीनिंग समझाऊंगी प्रॉपरली। अभी ना पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है, एक सलमान खान है, एक शाहरुख खान है, एक आमिर खान है। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर अपनी पार्टनरशिप फर्म ओपन किया, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है ना, एक दिन ना शाहरुख खान जाता है कोर्ट में, शाहरुख खान जाता है कोर्ट में, वो जज साहब के पास जाता है और बोलता है कि जज साहब हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है ना उसको डिसॉल्व कर दो, उसको डिसॉल्व कर दो। यहाँ पे भी जज साहब ने बोला क्यों क्यों डिसॉल्व करना है, क्या रीजन है तुम्हारे पास? तो यहाँ पे शाहरुख खान ने बोला कि जज साहब हमारा ना एक पार्टनर है, हमारा एक पार्टनर है सलमान खान, तुमको पता है वो पागल जैसी हरकत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड है कटरीना कैफ, कटरीना कैफ की जैसे ही शादी हो जाती है विकी कौशल के साथ, तो ये पूरी तरीके से पागल हो गया, इसका बिजनेस में बिल्कुल ध्यान नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, ये बिजनेस को हैंडल नहीं कर पा रहा, ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है, इसका कुछ भी ध्यान नहीं है बिजनेस में। ऐसा यहाँ पे शाहरुख खान ने बोला कोर्ट को। तो अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ यार सही में जो एक्टिव पार्टनर है ना वो बिजनेस में काम नहीं कर पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा, अब इससे काम नहीं होने वाला है, अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट क्या करेगी, फर्म को डिसॉल्व कर देगी। समझ में आया क्या? दिस इज द वन ऑफ द रीजन जहां पे फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, सो वेयर अ पार्टनर नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर, देखो बच्चों एक्टिव पार्टनर होना चाहिए, हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, द कोर्ट में डिसॉल्व अ फर्म ऑन द सूट ऑफ अदर पार्टनर्स और बाय द नेक्स्ट ट्रेंड ऑफ अ इनसेन पार्टनर, टेम्पररी सिकनेस इज नो ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ पे आगे बोला गया है, देखो वो पर्सन सही में अनसाउंड होना चाहिए, मतलब मेंटली इनकैपेबल हो जाना चाहिए। टेम्पररी सिकनेस इस केस में नहीं आएगा। टेम्पररी सिकनेस मतलब उसको इन्फेक्शन हो गया थोड़े टाइम के लिए, एक आधे हफ्ते के लिए, तो तुम सीधा ऐसा नहीं बोल सकते वो अनसाउंड माइंड बन गया। अपना लॉ बोलता है टेम्पररी सिकनेस, उसको टाइफाइड हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो वो टेम्पररी सिकनेस है, थोड़े टाइम के लिए हुआ, वो बाद में ठीक हो जाएगा। सो ही इज नॉट अनसाउंड माइंड पर्सन। तो छोटी छोटी बातों के लिए तुम ऐसे फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, वो सही में मेंटली इनकैपेबल हो जाना चाहिए, उसको डिसीजन लेते नहीं आ रहा, वो पागल हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, अगर ऐसा कुछ है तो उसको बोलते हैं अनसाउंड माइंड पर्सन। समझ में आया? तो यहाँ पे एक पार्टनर जा सकता है, डिसोल्यूशन मांग सकता है, कोर्ट को सही लगेगा तो कोर्ट डिसोल्यूशन करवा देगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रीजन। नेक्स्ट इज परमानेंट इनकैपेसिटी। परमानेंट इनकैपेसिटी मतलब एक पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो चुका है, मतलब वो बिजनेस कर ही नहीं सकता, मतलब वो अब बिजनेस कर ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं परमानेंट इनकैपेसिटी। मैम इसका एग्जांपल क्या है बेटा? इसका एग्जांपल समझना, अपन इन तीनों का एग्जांपल नहीं लेंगे यार, इन तीनों का एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि ये एक्सीडेंट का एग्जांपल है, क्यों किसी का एक्सीडेंट करवाना। ठीक है, तो अपन देखो क्या एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर्स रहते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, सी ना रास्ते से जा रहा था, जब सी रास्ते से जा रहा था ना उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट इतने बुरे तरीके से हुआ ना बेचारे का कि अब ना वो उठ नहीं पाएगा, मतलब वो हमेशा उसको बेड पे ही रहना पड़ेगा, तो बिजनेस में आने का तो सवाल ही नहीं आता। मतलब उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि लाइफ टाइम तुमको बेड पे ही रहना पड़ेगा, तुम चल नहीं सकते, तुम घूम नहीं सकते, ऐसा डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया। मतलब वो क्या हो गया, वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, परमानेंटली इनकैपेबल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बाकी के पार्टनर एग्जाम्पल ए या फिर बी क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और जज साहब को बोल सकते हैं कि देखो जज साहब हमारा एक पार्टनर है मिस्टर सी, वो परमानेंट इनकैपेबल हो चुका है, अब वो बेड से कभी उठ नहीं सकता, बिजनेस में कभी आ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, तो हमको डिसोल्यूशन दे दो। अगर ऐसा कोर्ट को सही लगता है कि हाँ दिस इज वैलिड रीजन, तो कोर्ट क्या करवा देगी, डिसोल्यूशन करवा देगी। सेम चीज यहाँ पे दिया है, व्हेन अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर सुइंग हैज बिकेम इन एनी वे परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर, मतलब वो फ्यूचर में काम कर ही नहीं सकता, वो इनकैपेबल हो चुका है, तो देन अ कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म। कोर्ट क्या करेगी, डिसॉल्व कर देगी फर्म को। इसके बाद मिसकंडक्ट, यहाँ पे क्या दिया है, मिसकंडक्ट में क्या दिया है, मतलब कोई पार्टनर क्या करता है, गिल्टी ऑफ कंडक्ट, मतलब कुछ गलत हरकतें करता है, कुछ गलत काम करता है। अगर कोई पार्टनर कुछ गलत काम करता है और उसका असर बिजनेस पे आता है, फर्म पे आता है, मतलब बिजनेस की रेपुटेशन कम हो जाती है, बिजनेस की रेपुटेशन कम हो जाती है। देखो एक पार्टनर की गलत हरकत की वजह से अगर बिजनेस पे इंपैक्ट आता
आता है तो बाकी के पार्टनर कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे और एक आगे चीज दी है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट मिसकंडक्ट मस्ट रिलेट टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब जो उसने गलत हरकतें किया ना, जो गलत हरकतें किया ना, वो बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती या फिर वो अदर देन बिजनेस भी हो सकती। मैं तुमको दोनों का एग्जांपल दूंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, और नॉट नेसेसरी मतलब क्या है, वो बिजनेस के रिलेटेड भी हो सकती गलत वाली हरकत, या अदर देन बिजनेस भी हो सकती। मतलब अगर एक पार्टनर कोई गलत हरकतें कर रहा है जो बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है, फिर अदर देन बिजनेस भी हो सकती, लेकिन वो बिजनेस पे इंपैक्ट कर रहा है, देखो, विच इज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशियली द कैरिंग ऑन द बिजनेस, जो बिजनेस पे अफेक्ट कर रहा है, तो बेटा क्या हो सकता है, यहाँ पे जो कोर्ट है वो डिसॉल्व कर सकती है फर्म को। पहले एक एग्जांपल समझना यहाँ पे कि उसने क्या किया, बिजनेस में रह के गलत हरकतें किया। एग्जांपल एक पार्टनर है, ठीक है, एक पार्टनर है, उसको बाकी के पार्टनर हमेशा बोलते हैं कि यार जो भी अपना कस्टमर आता है, जो भी सप्लायर रहते हैं, उनसे अच्छे से बात किया करो। ये पार्टनर को कितनी बार समझाने के बाद भी ये कस्टमर से बहुत रूडली बात करता है, सप्लायर से बहुत रूडली बात करता है, और इसके वजह से ना अभी फर्म में कस्टमर नहीं आ रहे, कोई सप्लायर गुड्स नहीं दे रहा, तो एक पार्टनर की वजह से बिजनेस पे बहुत इंपैक्ट आ रहा है। ये क्या हो गया, मतलब ये गिल्टी ऑफ कंडक्ट हो गया, मतलब ये गलत हरकतें कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है जो बिजनेस से रिलेटेड है, और ना ये बिजनेस पे इंपैक्ट कर रहा है। देखो, आज ये इतना रूडली बात करता है, किसी से अच्छे से बात नहीं करता, सबसे झगड़ा करता है, कस्टमर से, सप्लायर से, उस वजह से आज फर्म में कोई नहीं आ रहा। मतलब इसके बिहेवियर की वजह से, इसके गिल्टी ऑफ एक्ट की वजह से आज फर्म को नुकसान हो रहा है, फर्म पे इंपैक्ट आ रहा है। तो पता है बाकी के जो पार्टनर है ना, इसके अलावा जो बाकी के पार्टनर है ना, वो कोर्ट में जा सकते हैं और जज साहब को बोल सकते हैं कि हमको डिसोल्यूशन चाहिए। क्यों, ये हमारा जो पार्टनर है ना, कुछ काम का है नहीं, इसको ठीक से बात करने आता नहीं, इसको कितनी बार भी समझाओ ये ऐसे ही बात करता है, उस वजह से हमारे बिजनेस पे बहुत इंपैक्ट आ रहा है, हमको डिसोल्यूशन चाहिए। ऐसा वो डिसोल्यूशन मांग सकते हैं और यहाँ पे वो डिसोल्यूशन उनको मिल सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ये एक एग्जांपल हो गया कि बिजनेस से रिलेटेड कोई गिल्टी एक्ट था। ये एक एग्जांपल था कि बिजनेस से रिलेटेड कोई गिल्टी एक्ट था। यहाँ पे क्या दिया है, अदर देन बिजनेस भी हो सकता है वो एक्ट। एग्जांपल बताती हूँ, एग्जांपल अभी ना एक पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, एक पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। देखो यहाँ पे ए बी सी तीन पार्टनर है, ठीक है। अभी ना मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने ना एक घर में, मतलब दूसरे घर में, ठीक है, बाहर की एक्टिविटी है, कोई दूसरे घर में ना चोरी किया, मतलब उसने बहुत बड़ी चोरी किया, और उसने इतनी बड़ी चोरी किया ना, वो पकड़ा गया, मतलब पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो सोसाइटी को मालूम पड़ गया, बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ गया। तो देखो क्या हुआ, मतलब इसने बाहर कुछ ऐसी गलत हरकतें किया, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, बाहर था, इसने बाहर चोरी किया, मतलब मिस्टर बी ने ऐसे कुछ बाहर गलत हरकतें किया, उस वजह से बिजनेस पे इंपैक्ट आ गया। यार जब इसको पुलिस पकड़ के लेके गए ना, तो सबको पता चल गया कि देखो मिस्टर बी को पुलिस पकड़ के लेके जा रहे हैं क्योंकि इसने चोरी किया, और सबको पता था कि ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। तो यार ए और सी को बुरा तो लगेगा ना कि मिस्टर बी की वजह से हमारी रेपुटेशन पूरी डाउन हो गई, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन पूरी डाउन हो गई, बिजनेस में इंपैक्ट आ जाएगा। इस वजह से क्या हो सकता है, इस वजह से ये कोर्ट में जा सकते हैं और डिसोल्यूशन मांग सकते हैं। मतलब ये क्या था, ये एक ऐसा एक्ट था जो आउटसाइड द बिजनेस था, फिर भी बिजनेस में इंपैक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि मिस्टर बी ने चोरी किया, वो अभी पुलिस में है, वो जेल में है, तो आर यू गेटिंग, रेपुटेशन तो बिजनेस की कम होगी ना। अगर बाकी के पार्टनर को लगता है कि हमारे बिजनेस पे बहुत इंपैक्ट आ रहा है, बाकी के पार्टनर जाकर डिसोल्यूशन मांग सकते हैं, ठीक है। दिस वाज द केस। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। थर्ड वाला अपना केस हो जाता है मिसकंडक्ट वाला। नेक्स्ट इज पीपल पर्सिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, पर्सिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, ब्रीच मतलब तोड़ना, मतलब फॉलो नहीं करना। मतलब एक पार्टनर लगातार जो अग्रीमेंट बनाई थी उसको फॉलो नहीं कर रहा है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ रहा है। ब्रीच मतलब तोड़ देना, पर्सिस्टेंटली मतलब लगातार, मतलब एक पार्टनर ना, हमने जो अग्रीमेंट बनाया था ना, हमने जो डिसाइड किया था ना, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, हमेशा चीजों को तोड़ रहा है, रूल्स को फॉलो कर नहीं कर रहा है, रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ये आ जाएगा पर्सिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट में। यहाँ पे दिया है बच्चों, where a partner other than a partner suing willfully और persistently। willfully मतलब जानबूझ के, अगर कोई पार्टनर जानबूझ के हमेशा जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया था उसको फॉलो नहीं कर रहा है, रूल्स को तोड़ रहा है, जानबूझ के कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो वो पार्टनर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोर्ट में जा सकते हैं बाकी के पार्टनर और बोल सकते हैं कि देखो ये हमको ठीक से बिजनेस नहीं करने दे रहा, हमको डिसोल्यूशन चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी बात नहीं मान रहा, ये हमेशा उल्टी चीजें कर रहा है, जो हमारे एग्रीमेंट में चीजें दिया है वो प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, तो बाकी के पार्टनर जाके कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि हमको डिसोल्यूशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, कि क्या एग्जांपल हो सकते हैं पर्सिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट के। फर्स्ट इज एम्बेजलमेंट, मतलब चोरी करना, मतलब एक पार्टनर ना चोरी कर रहा है, ठीक है, एक बार चोरी किया, ठीक है, बाकी पार्टनर ने बोला कि अगली बार मत करना, फिर से कर रहा है। यहाँ पे क्या है, पर्सिस्टेंट मतलब बार बार करना। तो देखो बाकी पार्टनर तो तंग हो ही जाएंगे ना यार कि क्या बार बार क्यों चोरी कर रहा है, ये अपना तो बिजनेस चलाना मुश्किल कर देगा ये, आर यू गेटिंग। तो बाकी के पार्टनर जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमको डिसोल्यूशन चाहिए, हमको डिसोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज कीपिंग एरेनियस अकाउंट। एरेनियस मतलब गलत अकाउंट मेंटेन करना।
एक पार्टनर को बोला गया था कि परचेज बुक और सेल्स बुक तो मेंटेन करेगा, वो परचेज बुक में गलत एंट्री पास कर रहा है, जहां पे 2000 के एक्सपेंसेस हुए वो 5000 के एक्सपेंसेस डाल दे रहा है, जहां पे 10,000 का सेल हुआ वो बस 8,000 का सेल बता रहा है। आर यू गेटिंग? तो क्या कर रहा है वो? गलत अकाउंट मेंटेन कर रहा है, एरनियस अकाउंट मेंटेन कर रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार करते जा रहा है। बाकी पार्टनर को गुस्सा तो आएगा ना, बाकी पार्टनर कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं। होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड इट। अभी ना पार्टनर की अग्रीमेंट बनी थी, पार्टनर की अग्रीमेंट बनी थी कि अपन क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म में ना मैक्सिमम हर एक पार्टनर सिर्फ 50,000 तक कैश रख सकता है, 50,000 तक कैश रख सकता है अपने पास, उसके ऊपर नहीं रख सकता। ऐसा उन्होंने अग्रीमेंट बनाया था। एक पार्टनर लगातार कभी 1 लाख की कैश रख रहा है, कभी 2 लाख की कैश रख रहा है। आर यू गेटिंग? मतलब जितना उसको अलाउड नहीं था उससे ज्यादा कैश अपने पास होल्ड कर रहा है फर्म की। सो ये क्या है? ये तो गलत है यार। समझाने के बाद भी नहीं माना कोई, बाकी पार्टनर तो डिसॉल्यूशन मांगेंगे ना। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट इज रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट। देखो यहाँ पे ना ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ठीक है। अभी ना ए के पास, मिस्टर ए के पास ना सारे अकाउंट्स रखे हुए थे, मतलब बुक्स वगैरह सब, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे अकाउंट्स इसके पास रखे हुए थे। यहाँ पे बी और सी उसको बोल रहे कि हमको अकाउंट्स बता, हमको परचेज बुक बता, सेल्स बुक बता, वो बता ही नहीं रहा। तो क्या है? रिफ्यूजल, मतलब मना कर देना, टू शो द अकाउंट्स डिस्पाइट द रिपीटेड रिक्वेस्ट। मतलब तुम बार बार क्या कर रहे हो? मना कर रहे हो। तुमसे बाकी के पार्टनर बुक्स मांग रहे हैं, अकाउंट्स मांग रहे हैं, तुम शो ही नहीं कर रहे हो। आर यू गेटिंग? तो बाकी के पार्टनर कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं। These are some of the example of persistent breach of agreement. I hope this is very much clear to you. Next is people transfer of interest. क्या है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल रही है हर चीज की, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अभी देखो क्या होता है। देखो अपन ने पढ़ा था राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सेक्शन 29, यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में जाना, ठीक है। सेक्शन 29 देखना, अपन ने देखा था राइट्स ऑफ ट्रांसफर ही देखा था, राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बच्चों। अपन ने ना यूनिट नंबर 2 में कंसेप्ट पढ़ा था, सेक्शन 29 में जाना। सेक्शन 29 में अपन ने पढ़ा था राइट्स ऑफ ट्रांसफर, मतलब अपन ने पढ़ा था एग्जांपल, अगर मैं कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा जो राइट है प्रॉफिट लेने का वो ट्रांसफर कर सकती हूँ, ये अलाउड है। तो वो सेम चीज बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ना 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, पार्टनर खुद ट्रांसफर करता है, या दूसरा तरीका क्या है, कोर्ट करती है। हर एक चीज को एकदम ध्यान से समझाना, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, एकदम बेहतरीन तरीके से कंसंट्रेशन से सुनना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनना। दूसरा तरीका कौन सा है? कोर्ट कर सकती है। मतलब जो ट्रांसफर रहता है, अब एग्जांपल में कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, ठीक है, तो मैं खुद ट्रांसफर कर सकती हूँ अपना राइट प्रॉफिट लेने का, या फिर कोर्ट भी ट्रांसफर कर सकता है, यहाँ पे क्या है, और 2 तरीके हैं। पहले मैं तुमको एग्जांपल दूंगी इसका, अगर कोई पार्टनर खुद ट्रांसफर करता है अपना शेयर तो क्या होगा? तो यहाँ पे डिसॉल्यूशन कैसे हो सकता है समझना। देखो एग्जांपल, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान 3 पार्टनर थे, ठीक है। अभी देखो शाहरुख खान से ना बिजनेस मैनेज नहीं हो पा रहा, शाहरुख खान ने क्या किया, अपना जो राइट है प्रॉफिट लेने का, उसने ट्रांसफर कर दिया अपने बेटे आर्यन खान को, अपना प्रॉफिट लेने का राइट, ठीक है, उसने ट्रांसफर कर दिया। ये अलाउड है, अपन ने पढ़ा था सेक्शन 29 में कि तुम राइट ट्रांसफर कर सकते हो अपना प्रॉफिट लेने का, ये अलाउड है। तो यहाँ पे आर्यन क्या बन गया? ट्रांसफर ही बन गया, ठीक है। अभी समझना, यहाँ पे ना उसने ट्रांसफर तो कर दिया, थोड़े टाइम बाद पता है क्या दिखते हैं, ये सलमान खान और आमिर खान दिखते कि यार शाहरुख खान तो चला गया, बिजनेस मैनेज करने के लिए कोई है ही नहीं, इसको तो कुछ आता नहीं, आर्यन खान को बिजनेस मैनेज करने के लिए कोई है ही नहीं। आर यू गेटिंग? एक तो एक्टिव पार्टनर चला गया, दूसरा क्या रीजन था, आर्यन खान एक तो बिजनेस को संभालता नहीं, लेकिन ना हमारे बिजनेस में बहुत इंटरफेयर कर रहा, हमको इसका इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रहा। अगर बाकी के पार्टनर अगर ऐसा सोचते तो क्या कर सकते पता है, ये बाकी के लोग ना, बाकी के पार्टनर ना कोर्ट में जाके डिसॉल्यूशन मांग सकते। ये यहाँ पे ऐसा बोल रहे, अगर कोई पार्टनर अपना जो इंटरेस्ट है वो अगर ट्रांसफर कर देता है किसी और को, तो बाकी के पार्टनर के पास राइट है, वो कोर्ट में जाके डिसॉल्यूशन मांग सकते हैं। कोई भी रीजन हो सकता है कि ये जो ट्रांसफर ही है ये बहुत इंटरफेयर कर रहा, इन दोनों को पसंद नहीं आ रहा, हो सकता है कि जो मेन पार्टनर था उसी ने ट्रांसफर कर दिया तो बिजनेस मैनेज नहीं हो पा रहा, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन बाकी के दो पार्टनर को पसंद नहीं आया ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अभी डिसॉल्यूशन मांग रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। मैंने बेटा राइट्स ऑफ ट्रांसफर समझाया था यूनिट नंबर 2 में, वहां पे अपने डिटेल में समझा था। आई होप कि आपको कंसेप्ट ऑलरेडी पता है, इसलिए आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, टाइम स्टैम्प मैंने प्रोवाइड किया है यूनिट नंबर 2 में, टाइम स्टैम्प पे चले जाओ, टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, वहां पे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, उतना सेक्शन 29 देख लो, फिर ये देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
क्या होता है ना, देखो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर है, वो अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे शाहरुख खान ने क्या किया, अपना राइट ट्रांसफर कर दिया आर्यन खान को। आर यू गेटिंग? तो बाकी के दो पार्टनर को पसंद नहीं आया कि यार आर्यन खान एक तो बिजनेस संभालता नहीं, कुछ आता नहीं इसको, और पहले तो इंटरफेयर भी बहुत कर रहा है। आर यू गेटिंग? तो बाकी के दो पार्टनर क्या कर सकते हैं, डिसोल्यूशन मांग सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है or has allowed his share to be charged or sold by court in the recovery of arrears of land revenue due by the partners। इसका मतलब क्या है, तो कोर्ट में dissolve the firm at the instance of any other partner। इसका मतलब क्या है मैम, ये recovery of arrears of land revenue क्या है, ये recovery of arrears of land revenue क्या है ये। बच्चों सीधा एग्जाम्पल से इसका मीनिंग समझना, सीधा एग्जाम्पल से इसका मीनिंग समझना, तुमको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अभी देखो पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। ठीक है, अभी समझना, अभी देखो क्या होता है ना, शाहरुख खान ने ना अपना टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया। उसने एक लैंड परचेस किया था, जमीन परचेस किया था, उसका उसने टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट के पास टैक्स गया ही नहीं। यहाँ पे शाहरुख खान ने बहुत बड़ी जमीन परचेस किया था, लेकिन उसके लिए टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया। तुमको पता है अगर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करता है ना, यहाँ पे ना कोर्ट के पास राइट है, कोर्ट क्या कर सकता है पता है, इसके फिर क्या करेगा, अगर ये पैसों का पेमेंट नहीं कर रहा है, कोर्ट फिर दूसरे तरीके से पैसे निकालता है। वो क्या करता है पता है, इसकी सारी एसेट सेल कर देगा, इसके एसेट सेल कर सकता है, इसके राइट सेल कर सकता है और अपना पैसा वसूल करेगा। तो यहाँ पे क्या देखो, रिकवरी का मतलब क्या है, अपना पैसा वसूल करना, अपना पैसा रिकवर करना। आर यू गेटिंग? कलेक्ट करना ऐसा भी लिख सकते हो, वसूल करना, रिकवरी करना, कलेक्ट करना। तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट ना उसके कोई भी एसेट सेल कर सकता है। ये तुम पढ़ोगे इनकम टैक्स एक्ट में, सी इंटर में पढ़ोगे तुम ये चीज। ठीक है, कोर्ट क्या कर सकता है पता है, अगर कोई पर्सन अपना टैक्स का पेमेंट नहीं करता है ना, तो कोर्ट क्या करता है, उसके एसेट सेल कर देता है, उसके राइट सेल कर देता है और अपना पैसा वसूल कर लेता है। एवरीथिंग, इसके एसेट सेल करेगा, जो भी पैसा आया अपना टैक्स का पेमेंट पूरा ले लेगा। तो कोर्ट ऐसी हरकतें करता है, ये अलाउड है, ये इनकम टैक्स एक्ट में खुद दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ना शाहरुख खान ने क्या किया पता है, बड़ी जमीन तो परचेस कर लिया, लेकिन उसका टैक्स का पेमेंट नहीं किया। फिर कोर्ट ने क्या किया, दूसरा तरीका अपनाया। कोर्ट ने सोचा कि देखो शाहरुख खान वैसे खुद तो पैसों का पेमेंट नहीं कर रहा, अपन क्या करते हैं, इसका ना एक पार्टनरशिप फर्म में ना इसका शेयर है, एक पार्टनरशिप फर्म में ये पार्टनर है, वहां से ना इसको बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है। तो कोर्ट ने क्या किया, इसका जो राइट था खुद ही ट्रांसफर कर दिया, खुद ही सेल कर दिया। मतलब इसका एग्जांपल राइट ट्रांसफर कर दिया मिस्टर ए को। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने इसका जो राइट है प्रॉफिट लेने का, वो ट्रांसफर कर दिया मिस्टर ए को, मतलब कोर्ट ने खुद कर दिया। आर यू गेटिंग? फिर मिस्टर ए ने पैसों का पेमेंट तो किया होगा ना, फिर मिस्टर ए ने जो पैसों का पेमेंट किया ना, वो कोर्ट ने अपना टैक्स का पेमेंट ले लिया। मिस्टर ए पैसों का पेमेंट करेगा ना, उसको अपना शेयर मिल रहा है तो प्रॉफिट का, तो मिस्टर ए ने जब पैसों का पेमेंट किया, कोर्ट ने अपना पैसा ले लिया टैक्स का, तो कोर्ट को यहाँ पर टैक्स मिल गया। आर यू गेटिंग? मिस्टर ए को शेयर मिल गया प्रॉफिट का। आर यू गेटिंग? तो ऐसा होता है, कोर्ट ऐसा कर सकती है। तो यहाँ पे ना क्या हो रहा है, जैसे कोर्ट ने ऐसा किया ना, मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दिया इसका शेयर, तो बाकी के दो पार्टनर को गुस्सा आ गया कि यार कोर्ट ने तो देखो इसका शेयर ट्रांसफर कर दिया सीधा, हमको तो मिस्टर ए का इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रहा, हमको नहीं चाहिए मिस्टर ए हमारे बिजनेस में, और एक तो इसको बिजनेस करते आता है, इसको पार्टनर बना के फायदा नहीं, हमारा मेन पार्टनर चले गया फर्म से। अगर बाकी के पार्टनर अगर ऐसा सोचते हैं, तो बच्चों यहाँ पे फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया तुमको, ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत डिटेल में चली गई मैं, ये पॉइंट इंस्टीट्यूट पूछती भी नहीं, लेकिन मैं ना मॉड्यूल के सारे पॉइंट कवर कर रही हूँ ताकि ना तुमको हर चीज की क्लैरिटी मिले। जब तुम ये पॉइंट्स लर्न करोगे ना, तुमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार रिकवरी क्या है, अरियर्स क्या है, ये क्या बोल रहा है, तुमको हर चीज समझ में आएगी कि हाँ यहाँ पे टैक्स की बात चल रही है, जमीन का टैक्स नहीं दिया, देखो क्या है लैंड, मतलब जमीन का टैक्स नहीं दिया ना किसी ने, तो कोर्ट ना इस तरीके से रिकवरी कर सकता है, तुमको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉसेस। कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉसेस। अभी परपेचुअल का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस, मतलब ना फर्म ना हमेशा लॉसेस बियर कर रही है, मतलब फर्म में प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, कितने सालों से फर्म में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, फर्म प्रॉफिट ही नहीं कमा रही, बस लॉसेस चलते जा रहे हैं। अगर कोई पार्टनर को लगता है कि यार फर्म अभी तक सिर्फ लॉसेस ही बियर कर रही है और आगे भी सिर्फ लॉसेस ही होने वाले, अगर एक्सपेक्टेशन ये लग रही है, तो कोई पार्टनर जा सकता है कोर्ट में और डिसोल्यूशन मांग सकता है। वेयर द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट द लॉस इन फ्यूचर ऑल्सो, द कोर्ट में ऑर्डर फॉर इट्स डिसोल्यूशन। अगर कोई पार्टनर को लगता है कि यार अभी तक सिर्फ लॉसेस ही होते जा रहे हैं, आगे भी लॉसेस होने के ही चांसेस है, तो वो जाता है कोर्ट में और केस फाइल कर सकता है और यहाँ पे जज साहब डिसोल्यूशन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। और कौन से दूसरे केसेस रहेंगे जहां पे डिसोल्यूशन हो सकता है, वेयर द कोर्ट कंसीडर्स एनी अदर ग्राउंड टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इट में डिसॉल्व अ फर्म। द फॉलोइंग आर द केसेस फॉर द जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। कौन से दूसरे ग्राउंड है जहां पे यहाँ पे फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, डेडलॉक इन द
मैनेजमेंट। वहां पे लिख लो डेडलॉक का मतलब होता है नो डिसीजन मेकिंग। मतलब यार पार्टनर में डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो पा रही है। 4 पार्टनर है, एक पार्टनर कुछ और बोल रहा है, दूसरा पार्टनर कुछ और बोल रहा है, तीसरा पार्टनर कुछ और बोल रहा है, चौथा कुछ और ही बोल रहा है। मतलब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पा रही है। मतलब एक डिसीजन लेना है कि ये लैंड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, एक कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, तीसरा कुछ और बोल रहा है, चौथा कुछ और बोल रहा है। आर यू गेटिंग? तो डिसीजन हो ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे अगर डिसीजन नहीं हो पा रहा, मतलब डेडलॉक इन मैनेजमेंट है, तो एक पार्टनर जाके कोर्ट में बोल सकता है कि हमारे फर्म में कभी एक डिसीजन होता ही नहीं, फर्म ठीक से बिजनेस नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकती है, फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। वेयर द पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स बिटवीन देम, मतलब पार्टनर्स की एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं हो रही है, पार्टनर्स एक दूसरे के पास देख रहे भी नहीं, बात भी नहीं कर रहे। आर यू गेटिंग? अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो यार देखो, अगर पार्टनर एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे, क्या ही बिजनेस करेंगे, क्या ही बिजनेस संभालेंगे, हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अगर कोई पार्टनर को लगता है कि देखो ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है, ये बिजनेस ऐसा चलेगा नहीं, ये बिजनेस ऐसा चलेगा नहीं, अगर एक पार्टनर को लगता है, वो जाके कोर्ट में बोल सकता है और डिसॉल्यूशन मांग सकता है। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, व्हाट इज सबस्ट्रेटम? मतलब द मेन पर्पस और फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस। जो मेन पर्पस रहता है ना, जो मेन पर्पस रहता है ना बिजनेस का, वही खत्म हो गया। सबस्ट्रेटम का मतलब लिख लो कि यहाँ पे जो मेन पर्पस था बिजनेस का, वही खत्म हो गया। मेन पर्पस जो था बिजनेस का, वही खत्म हो गया। एग्जांपल, एक पार्टनरशिप फर्म बनी थी कि उनको ना गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट आते थे, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट आते थे रोड बनाने का, ठीक है, रोड बनाने का कभी, और कभी डैम बनाने का, ऐसे गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट आते थे। गवर्नमेंट ने एक दिन क्या किया, दूसरी फर्म को, दूसरे बिजनेसेस को कॉन्ट्रैक्ट देना स्टार्ट कर दिया। मतलब पार्टनरशिप फर्म का एक ही बिजनेस था, एक ही बिजनेस था, उनको गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट आते थे, उनको गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट आते थे, और गवर्नमेंट ने क्या किया, दूसरे बिजनेसेस को स्टार्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट देने का। आर यू गेटिंग? तो एक पार्टनर क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है और डिसॉल्यूशन मांग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज गैम्बलिंग बाय पार्टनर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। बेटा देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक पार्टनर ना स्टॉक मार्केट पे गैम्बलिंग कर रहा है। गैम्बलिंग मतलब सट्टेबाजी करना। देखो कितना रिस्की है। पहली बात तो स्टॉक मार्केट पे ये गैम्बलिंग कर रहा है, कितना रिस्की है। बाकी के पार्टनर तो डर ही जाएंगे ना कि ये क्या करेगा, एक दिन फर्म का पैसा लेके चल जाएगा और गैम्बलिंग करते बैठेगा, सट्टेबाजी करेगा। आर यू गेटिंग? इससे तो हम पूरे कंगाल हो जाएंगे, हम तो पूरे इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। अगर बाकी के पार्टनर ऐसा डर जाएंगे ना कि हाँ यार एक पार्टनर तो गैम्बलिंग कर रहा है, यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहा है, सट्टेबाजी कर रहा है। एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर्स है, मिस्टर ए क्या कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, स्टॉक मार्केट पे गैम्बलिंग कर रहा है। तो बाकी के पार्टनर अगर डर जाते हैं, वो कोर्ट में जाएंगे, केस फाइल करेंगे कि हमको डिसॉल्यूशन दे दो क्योंकि हमारा पार्टनर गैम्बलिंग कर रहा है, सट्टेबाजी कर रहा है, हमको डर है कि हमको भी इंसॉल्वेंट बना के छोड़ देगा। आर यू गेटिंग? तो क्या कर सकते हैं, डिसॉल्यूशन मांग सकते हैं, फर्म डिसॉल्व हो सकती है अगर कोर्ट को सही लगता है तो। ठीक है, सो पीपल दिस आर सम ऑफ द रीजन जहां पे कोर्ट का डिसॉल्यूशन हो सकता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। Next is, and the last topic is, नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन सेक्शन 45 टू 55। अब इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि देखो अगर एक बार फर्म ने डिसाइड कर लिया कि हमको डिसॉल्व होना है, फर्म का डिसोल्यूशन होने वाला है, तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाती? नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे खत्म नहीं हो जाती। उनको बाद में बचे हुए ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, लाइबिलिटीज को सेटल करना पड़ता है, असेट्स को सेल करना पड़ता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करना पड़ता है। तो ये सेम चीज बताई गई है सेक्शन 45 टू 55 में। अभी देखो फर्म डिसॉल्व क्यों होती है यूजुअली? हो सकता है कि जो एक्टिव पार्टनर है उसकी डेथ हो गई, हो सकता है एक्टिव पार्टनर ही इंसॉल्वेंट हो गया, हो सकता है कि फर्म बहुत टाइम से बस लॉसेस चल रहे फर्म में, तो फर्म क्या करती है, डिसॉल्व हो जाती है। कोई भी रीजन हो सकता है। तो समझना, यहाँ पे बोला गया है सेक्शन 45 में, बच्चों साइड में लिख लो, यहाँ पे बोला गया है पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है अगर फर्म डिसाइड करती है डिसॉल्यूशन करने का, अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो सबसे पहले पब्लिक नोटिस दे दो। पब्लिक नोटिस मतलब लोगों को जानकारी दे दो कि तुम्हारी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, थर्ड पार्टी को जानकारी दे दो कि तुम्हारी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। थर्ड पार्टी मतलब कस्टमर, सप्लायर, बैंक वाले। क्यों? अगर तुमने इनको पब्लिक नोटिस नहीं दिया तब तक फर्म लाइबल रहेंगी। यहाँ पे चीज दिया है देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लाइबल such to the third party for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the dissolution until the public notice is given of the dissolution। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देती है फर्म लाइबल रहती है। तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है।
नहीं तो फर्म लाइबल ही रहेंगी। फिर आगे बताया गया है कि डीआईडी को पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है। डीआईडी को पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली किसको, देखो फर्स्ट इज डिसीज्ड पार्टनर, मतलब ऐसे पार्टनर की डेथ हो चुकी है, यार जो पार्टनर की डेथ हो चुकी है अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी ना पब्लिक नोटिस देते बैठेगा। तो यहाँ पे बोला गया है डिसीज पार्टनर पब्लिक नोटिस नहीं दे सकता, उसको जरूरी भी नहीं है। उसके बाद इंसॉल्वेंट पार्टनर को भी पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इंसॉल्वेंट पार्टनर मतलब बेटा ऐसा पार्टनर जो कि इंसॉल्वेंट कंगाल डिक्लेयर हो चुका है कोर्ट की तरफ से, ऐसे पार्टनर को भी पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, मतलब वो लाइबल नहीं रहेगा। और डिसीज पार्टनर भी ना बाद में कोई ट्रांजेक्शन होता है ना तो लाइबल नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग? उसकी प्रॉपर्टी से स्टेट मतलब उसकी प्रॉपर्टी से पैसा नहीं ले सकते। थर्ड इज अ डोरमेंट पार्टनर मतलब स्लीपिंग पार्टनर, मतलब ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में एक्टिवली कुछ काम करता ही नहीं। तो डोरमेंट पार्टनर को भी पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बिजनेस में आता ही नहीं, उसको कोई जानता ही नहीं। आर यू गेटिंग? तो ये लाइबल नहीं रहेगा। तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा कि सारे पार्टनर्स को यहाँ पे, फर्म को यहाँ पे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया फर्म लाइबल रहेंगी। फिर अपन ने पढ़ा डीआईडी को पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है। व्हाट इज डीआईडी? डिसीज्ड पार्टनर, आई इंसॉल्वेंट पार्टनर, डी डोरमेंट पार्टनर। इनको पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है, मतलब इनकी लाइबिलिटी नहीं आएगी। मतलब तुम जो डिसीज्ड पार्टनर है ना उसकी प्रॉपर्टी में से पैसा नहीं ले सकते अगर तुम बाद में भी लाइबल रहे तो। इंसॉल्वेंट पार्टनर लाइबल नहीं रहेगा, डोरमेंट पार्टनर लाइबल नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग? तो इनको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है और इनके असेट में से पैसा तुम नहीं ले सकते। समझ में आया क्या? अभी देखो यहाँ पे क्या बता रहे, बस यहाँ पे एक ही चीज बता रहे, सेक्शन 45 हैज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। सेक्शन 45 हैज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव, मतलब सेक्शन 45 के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों बना है सेक्शन 45, मतलब यहाँ पे पब्लिक नोटिस क्यों देना पड़ता है, क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे बताया गया है इट सिक्स टू प्रोटेक्ट द थर्ड पार्टी। यहाँ पे बताया इट्स आल्सो सिक्स टू प्रोटेक्ट द पार्टनर, मतलब ये थर्ड पार्टी को भी प्रोटेक्ट करता है और पार्टनर को भी प्रोटेक्ट करता है। देखो पब्लिक नोटिस देने से ना थर्ड पार्टी भी प्रोटेक्ट लेती है और ये पार्टनर भी प्रोटेक्शन लेता है। कैसे मैम कैसे? ये दोनों को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है तो समझना। देखो अगर ना फर्म ने एक बार पब्लिक नोटिस दे दिया, ठीक है, बाहर वालों को बता दिया कि हाँ हमारी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। एग्जांपल, ये चार पार्टनर्स है और ये सप्लायर है, ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। एग्जांपल, अभी देखो अगर एक बार फर्म ने बता दिया बाहर वालों को कि हमारी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, तो क्या होगा, मतलब उसमें से अगर बाद में एक पार्टनर, एग्जांपल ये वाला पार्टनर, अगर ये वाला पार्टनर सप्लायर के पास जाता है डिसॉल्यूशन के बाद भी, नोटिस देने के बाद भी, और बोलता है फर्म के नाम पे बोलता है कि मुझे गुड्स खरीदना है, तो ये वाले सप्लायर को तो ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। तो देखो यहाँ पे ये भी बचेगा, इसका भी नुकसान नहीं होगा। अगर इसने ट्रांजेक्शन कर लिया भी, इन दोनों ने ट्रांजेक्शन कर लिया भी, तो बाकी के पार्टनर बच जाएंगे। वो क्या बोलेंगे, हमने तो पब्लिक नोटिस दिया था कि हमारी फर्म यहाँ पे डिसॉल्व हो चुकी है। वो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो देखो बाकी के पार्टनर बच जाएंगे लाइबिलिटी से, और अगर थर्ड पार्टी भी अगर अच्छे से पढ़ लेता है पब्लिक नोटिस तो भी बच जाएगा, मतलब वो ये पार्टनर को सेल नहीं करेगा गुड्स। आर यू गेटिंग? नहीं तो उसको पैसा थोड़ा मिलने वाला है, क्यों? क्योंकि बाकी के पार्टनर की तो लाइबिलिटी आएंगी ही नहीं, क्योंकि सबने पब्लिक नोटिस दे दिया। तो यहाँ पे बोला गया है मतलब ना कोई आसानी से फ्रॉड नहीं कर सकता, इसलिए पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। मतलब अगर एक पार्टनर बाद में फ्रॉड करने की कोशिश भी करता है ना, फर्म के नाम पे ट्रांजैक्शन भी करता है ना, तो बाकी के पार्टनर भी लायबल नहीं होंगे और थर्ड पार्टी भी लायबल नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है कि हाँ यार पब्लिक नोटिस मुझे मिली है, ये पार्टनर फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, फर्म तो डिसॉल्व हो चुकी है, उसको जानकारी रहेगी। तो यार इसको भी प्रोटेक्शन मिल रहा है ना नोटिस से, और इनको भी मिल रहा है, मतलब दोनों पार्टी हमें प्रोटेक्ट हो रहे हैं। आर यू गेटिंग? सेम चीज यहाँ पे दी है कि थर्ड पार्टी को भी प्रोटेक्ट करता है, और पब्लिक नोटिस देने से ना क्या होगा ना, पार्टनर भी प्रोटेक्शन में रहेगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज सेक्शन 46। सेक्शन 46 बहुत सिंपल सी बात करता है, ये बस एक चीज बोलता है, देखो जैसे ही फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो जो भी असेट्स रहेंगे वो किस लिए यूज आएंगे। देखो यार जो भी असेट्स है वो बेचना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? बिजनेस बंद हो गया, फर्म बंद हो गई, अगर फर्म बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया, तो असेट्स को बेचना पड़ेगा। जो भी असेट देके पैसा आता है पहले क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी का पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पार्टनरशिप हमने बैंक वालों से लोन लिया था तो बैंक का लोन का रिपेमेंट करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल खरीदा था क्रेडिट बेसिस पे, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बस इतना बोला गया है, जो भी असेट्स रहते हैं पार्टनर के पास राइट रहता है उसको सेल करना और लाइबिलिटी का पे ऑफ करना। ठीक है, सेम चीज दी है सेक्शन 46 में, राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव द बिजनेस वुंड अप आफ्टर डिसॉल्यूशन। ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म एवरी पार्टनर और इज रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल्ड as against all the other partners or their representative
to have the property of the firm applied in the payment of the debt and liabilities of the firm. देखो, and to have the surplus distributed among the partners or their representative according to the right. यहाँ पे बोला गया है जो भी प्रॉपर्टी है ना उसमें से लाइबिलिटी का पे ऑफ किया जाएगा और पैसा बच जाता है। सरप्लस मतलब अगर पैसा बच गया, अगर पैसा बच गया तो सारे पार्टनर्स को बांटा जाएगा। क्या बोला है यहाँ पे, बस इतना बोला गया है, जो भी असेट्स है ना, जो भी असेट्स है वो अप्लाई हो जाएंगे, मतलब वो सेल किए जाएंगे। उसके बाद ना उससे क्या होगा, वो पैसों से लाइबिलिटी का पे ऑफ हो जाएगा, लाइबिलिटी का पे ऑफ हो जाएगा। अगर पैसा बच जाता है, अगर पैसा बच जाता है मतलब सरप्लस रहता है तो सारे पार्टनर्स को बांटा जाएगा। अभी ना एग्जैक्टली ये लाइबिलिटी का पे ऑफ कैसा होगा, एग्जैक्टली किस ऑर्डर में होगा, वो यहाँ पे दिया है, वो यहाँ पे दिया है सेक्शन 48 में कि एग्जैक्टली लाइबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, लाइबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, कैसे पेमेंट होगा थर्ड पार्टी को, बाहर वालों को, वो यहाँ पे दिया है सेक्शन 48 में। ठीक है, सेक्शन 46 क्या बताता है, बहुत सिंपल सी चीज बताता है, पार्टनरशिप फर्म के पास जो भी असेट्स है वो अप्लाई किए जाएंगे, मतलब यूज किए जाएंगे लाइबिलिटी का पे ऑफ करने के लिए, और पैसा बच जाता है तो सरप्लस बांटा जाएगा सारे पार्टनर्स को। बस इतनी सिंपल सी चीज बोलता है सेक्शन 46। ठीक है, पहले सेक्शन 47 समझते फिर 48 पे आएंगे। सेक्शन 47 क्या बात करता है, सेक्शन 47 पे बहुत सिंपल सी बात करता है। सेक्शन 47 बोलता है कि देखो तुमने डिसाइड तो कर लिया कि फॉर्म डिसॉल्व करना है, डिसॉल्यूशन होने वाला है, लेकिन अगर तुम्हारे कोई ट्रांजेक्शन अभी भी पूरा करना बाकी है उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करो, उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करो। देखो, आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ द फर्म द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर कंटिन्यू notwithstanding the dissolution so far as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete the transaction began but unfinished at the time of dissolution। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि तुमने डिसोल्यूशन तो डिसाइड कर लिया, मतलब ऐसा मत समझना कि फर्म बंद हो जाएगी सब सारे ट्रांजैक्शन हो गए, नहीं, जो भी ट्रांजैक्शन तुम्हारे अधूरे है, इनकम्प्लीट है, अधूरे है, इनकम्प्लीट है, उसको पूरा करो, उसको कंप्लीट करो, उसको कंप्लीट करो। एग्जांपल यहाँ पे फर्म ने क्या किया, एक कस्टमर से, फर्म ने क्या किया, एक कस्टमर से, ये देखो ये फर्म है, ठीक है, ये 4 पार्टनर है, अब इन्होंने डिसोल्यूशन का डिसाइड कर लिया, उसके पहले इन्होंने क्या किया था, एक कस्टमर से एडवांस पैसा ले लिया, एक कस्टमर से एडवांस पैसा ले लिया, लेकिन इसको अभी तक गुड्स पहुंचाए नहीं, और बाद में फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या जो पैसा लिया है बस इनको फ्री में पैसा मिल जाएगा क्या? अपना लॉ बोलता है नहीं मिलेगा। देखो, तुमने यहाँ पे इस कस्टमर से पैसों का पेमेंट लिया था, जिसके लिए तुमने पैसों का पेमेंट लिया था ना, अभी उसको गुड्स प्रोवाइड करो, इसको गुड्स प्रोवाइड करो। बस फर्म यहाँ पे, बस लॉ यहाँ पे एक ही चीज बोल रहा है कि जो भी तुमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट करो। अगर तुमने कस्टमर से एडवांस पेमेंट लिया था ना तो कस्टमर को गुड्स पहुंचाओ, ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करो। डिसोल्यूशन का मतलब ऐसा नहीं है कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है, फर्म बंद हो गई कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं, जो भी ट्रांजैक्शन किया है उसको पूरा करो, कोई ट्रांजैक्शन को अधूरा मत छोड़ो। देखो, complete the transaction begin but unfinished at the time of dissolution but not otherwise। सिंपल सी बात करता है सेक्शन 47। ठीक है, अभी सेक्शन 48 क्या बात करता है, सेक्शन 48 बात करता है कि लाइबिलिटी का पेमेंट कैसे किया जाएगा, किस ऑर्डर में किया जाएगा। सबसे पहले सेक्शन 48 बात करता है अगर फर्म में कुछ लॉसेस है, ठीक है, फर्म में कुछ लॉसेस है। देखो, फर्म डिसॉल्व हो रही, मतलब वन ऑफ द रीजन ये भी रह सकता है कि फर्म में लॉसेस चल रहे हैं ना, कोई भी बिजनेस क्यों बंद होगा, यूजुअली एक कॉमन रीजन, एक जनरल रीजन क्या रह सकता है कि फर्म में लॉसेस चल रहे इसलिए वो यूजुअली बंद कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है अगर फर्म में ऑलरेडी लॉसेस है, अगर फर्म में ऑलरेडी लॉसेस है तो वो कैसे रिकवर हो गए, कैसे पेड ऑफ किया जाएगा, वो किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट से, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट से। देखो, प्रॉफिट मतलब करंट ईयर का भी हो सकता है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहता है, मतलब बहुत सालों का प्रॉफिट रहता है। ठीक है, तो अगर फर्म में लॉसेस चल रहे सबसे पहले रिकवर कर लो प्रॉफिट से, अगर प्रॉफिट से रिकवर नहीं हो पा रहा है तो कैपिटल का यूज कर लो, तो कैपिटल का यूज कर लो, अगर कैपिटल से भी रिकवर नहीं हो पा रहा है तो सारे पार्टनर से मंगा लो, सारे पार्टनर से मंगा लो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन लॉसेस का पे ऑफ करो, पूरा रिकवर करो, ऐसा पे बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वो बोल रहे हैं अगर तुम्हारे कुछ लॉसेस है, अगर तुम्हारे कुछ लॉसेस है, एग्जांपल 20 लाख के लॉसेस है, सबसे पहले इस लॉसेस को रिकवर करो प्रॉफिट से, सबसे पहले इसको रिकवर करो प्रॉफिट से। एग्जांपल इनका प्रॉफिट है 6 लाख का, ठीक है, तो देखो 20 लाख के लॉसेस है, प्रॉफिट तो सिर्फ 6 लाख का है, आर यू गेटिंग, बहुत कम प्रॉफिट है। अगर तुम्हारा लॉसेस फिर भी रिकवर नहीं हो रहा तो कैपिटल से रिकवर करो, कैपिटल से रिकवर करो, कैपिटल से भी रिकवर नहीं हो रहा फिर पार्टनर को बचा हुआ लॉसेस लाना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? इन शॉर्ट लॉसेस को नील करना ही पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। ठीक है,
आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज देखो, नेक्स्ट बोला गया है जो भी असेट्स रहती है फर्म की, जो भी असेट्स रहती है फर्म की उसको सेल किया जाएगा। फिर जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा आता है, देखो द असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर टू मेक अप द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मस्ट बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर। जो भी असेट्स रहती है फर्म की उसको सेल किया जाएगा। जो भी पैसा आएगा असेट सेल करके उसका पहले यूज कहाँ पे आएगा? इन पेइंग द डेट ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टीज, बाहर वालों की लायबिलिटी का पे ऑफ किया जाएगा। फर्म ने बैंक वालों से लोन लिया था, पहले बाहर वालों का पेमेंट कर दो। फर्म ने क्रेडिट बेसिस पे उधारी पे गुड्स खरीदा था, पहले बाहर वालों का पेमेंट कर दो। फर्म ने किसी से लोन लिया था कोई और पर्सन से, पहले बाहर वालों का पेमेंट कर दो। यहाँ पे बोला गया है बाहर वालों को पहले पैसा मिलना चाहिए। थर्ड पार्टी मतलब बाहर वालों को, कस्टमर, सप्लायर, बैंक वाले, गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, पहले बाहर वालों का पेमेंट कर दो। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब असेट्स में से ना सबसे पहले बाहर वालों का पेमेंट किया जाएगा। इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल। फिर यहाँ पे बोला गया है अगर तुम्हारे पार्टनर ने, क्या होता है ना पार्टनरशिप फर्म में ना, क्या होता है कभी कभी पार्टनर भी लोन देता है। एग्जाम्पल ए बी सी तीन पार्टनर्स है, ठीक है। अभी देखो ए बी सी तीनों ने कैपिटल भी लाया, लेकिन मिस्टर बी ने ना लोन भी लाया था, मिस्टर बी ने लोन भी दिया था फर्म को। उसने लोन दिया था 15 लाख रुपीस का, उसने फर्म को लोन दिया था 15 लाख रुपीस का। तो यहाँ पे बोला गया है अगर तुम्हारा पार्टनर कोई लोन लाता है, वहां पे लिख लो बच्चों, यहाँ पे वो लोन की बात कर रहे, अगर तुम्हारा कोई पार्टनर लोन लाता है तो उसके बाद उसको लोन का पेमेंट कर दो। इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल, मतलब लोन की बात कर रहे हैं। इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। देखो यहाँ पे लोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल की बात कर रहे हैं। देखो पार्टनर्स ना स्टार्टिंग में कैपिटल लाते, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते ना, तो जितना भी उन्होंने कैपिटल लाया था, ए ने लाया था 10 लाख रुपीस, बी ने लाया था 20 लाख रुपीस, सी ने लाया था 50 लाख रुपीस, जो भी है, जो भी उनका कैपिटल है उस कैपिटल का रीपेमेंट कर दो। इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। तो ध्यान से सुनना, ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल, यहाँ पे लोन की बात चल रही है। ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल की बात चल रही है। आर यू गेटिंग? द रेसिड्यू, फिर भी अगर पैसा कुछ बच जाता है, इफ एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन इन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। फिर भी अगर पैसा बच जाता है, रेसिड्यू मतलब फिर भी अगर पैसा बच जाता है तो सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, ओके। आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, मैम यहाँ पे सिंपल सी चीज दी है, जो भी फर्म के असेट्स है सबसे पहले क्या करो, बाहर वालों का लाइबिलिटी का पे ऑफ कर दो। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स का लोन का रिपेमेंट कर दो। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स का कैपिटल का रिपेमेंट कर दो। उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो सारे पार्टनर्स में डिवाइड कर दो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेक्शन 49 क्या बात करता है? सेक्शन 49 बहुत सिंपल सी बात करता है। सेक्शन 49 बोलता है कि देखो अगर फर्म की भी कुछ लाइबिलिटी है और पार्टनर की भी कुछ लाइबिलिटी है, एग्जांपल फर्म की भी कुछ लाइबिलिटी है और पार्टनर्स की भी कुछ लाइबिलिटी है, फर्म की भी कुछ लाइबिलिटी है और पार्टनर की भी कुछ लाइबिलिटी है। एग्जांपल मिस्टर ए की कुछ लाइबिलिटी है, फर्म की भी कुछ लाइबिलिटी है और मिस्टर ए की भी कुछ लाइबिलिटी है, मतलब पार्टनर की भी कुछ लाइबिलिटी है। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर फर्म के असेट्स यूज किए जा रहे तो पहले किसकी लाइबिलिटी का पे ऑफ होगा? अभी फर्म के असेट्स यूज हो रहे लाइबिलिटी का पे ऑफ करने के लिए, तो किसकी लाइबिलिटी का पे ऑफ होगा? मैम अगर फर्म के असेट्स यूज किए जा रहे तो पहले तो फर्म की लाइबिलिटी का पे ऑफ होगा ना। बस सेम चीज दी है यहाँ पे, यहाँ पे सेम चीज बोली गई है। अगर फर्म के असेट्स है तो पहले फर्म की लाइबिलिटी का पे ऑफ करो, फिर बचा हुआ जो भी पैसा बचता है फिर पार्टनर को बांटा जाएगा, पार्टनर को पर्सनली दिया जाएगा, दैट्स इट। अब मुझे एक चीज बताना, अगर पार्टनर्स की असेट है तो पहले किसकी लाइबिलिटी का पे ऑफ होगा? मैम अगर पार्टनर्स की पर्सनल असेट है ना तो पहले वो अपनी खुद की लाइबिलिटी का पे ऑफ करेगा, उसके बाद अगर पैसा बच जाता है फिर फर्म की लाइबिलिटी का पे ऑफ करेगा। सेम चीज यहाँ पे दिए, कुछ भी नहीं है, कितना सिंपल है। फर्म की अगर असेट्स है तो पहले फर्म की लाइबिलिटी का पे ऑफ होगा, फिर बाद में सभी पार्टनर को बांटा जाएगा। अगर यहाँ पे पार्टनर के पर्सनल असेट्स है तो पहले उसकी लाइबिलिटी का पे ऑफ किया जाएगा, बाद में फर्म की लाइबिलिटी का पे ऑफ किया जाएगा। सेम चीज यहाँ पे दिया, देखो द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, यहाँ पे क्या है, सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर। अगर फर्म की प्रॉपर्टी है तो किसके लिए यूटिलाइज होगी?
शाल बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फर्म। देखो फर्म की अगर प्रॉपर्टी है तो फर्म की लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा पहले। इफ देयर इज एनी सरप्लस, अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर, सारे पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद अगर अगर पार्टनर के पास असेट है, अगर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो पहले पेमेंट किया जाएगा उसकी पर्सनल लाइबिलिटी का। अगर पैसा बच जाता है, सरप्लस मतलब अगर पैसा बच जाता है तो पेमेंट किया जाएगा फर्म की लाइबिलिटी का। मैम यहाँ पे ऐसा क्यों दिया है? अगर पार्टनर के पास असेट है तो पहले उसकी लाइबिलिटी का पे ऑफ आएगा, अगर उसके पास पैसा बच जाए तो उसको फर्म की लाइबिलिटी का पे ऑफ क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। अगर पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ना तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी असेट में से पहले उसकी लाइबिलिटी का पे ऑफ हो जाएगा, मतलब उसकी लाइबिलिटी को नील कर देगा। अगर पैसा बच गया ना, अगर पैसा बच गया ना, उसको फर्म को पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है पार्टनरशिप फर्म में। इसलिए बच्चों उसको पैसा का पेमेंट करना पड़ेगा फर्म के लिए। इन द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ द फर्म, उसको फर्म के लिए पैसों का पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी रहती है अनलिमिटेड, इसलिए उसको पैसों का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम सेक्शन 45। सेक्शन 45 बात करता है कि पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो फर्म लाइबल हो जाएगी, लेकिन DID को पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं, मतलब वो लाइबल नहीं होंगे। हु इज DID? D is deceased partner, I is insolvent partner, next D is dormant partner। फिर सेक्शन 46 क्या बात कर रहा था? सेक्शन 46 बस सिंपल सी बात कर रहा था, देखो जब भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो सारे असेट्स अप्लाई किए जाएंगे फॉर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। अगर पैसा बच जाता है सारे पार्टनर्स को बांटा जाएगा। सेक्शन 47 बात करता है कि फर्म डिसॉल्व हो गई ना, ऐसा मत समझना कि फर्म डिसॉल्व हो गई मतलब अब कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं करना पड़ेगा। जो भी तुम्हारे इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट करो। ये बात करता है सेक्शन 47। सेक्शन 48 बात करता है उसके ऑर्डर क्या रहेगा, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। सबसे पहले बोला गया है लॉसेस अगर तुम्हारी फर्म में है, अगर तुम्हारी फर्म में कुछ लॉसेस है तो सबसे पहले क्या करो? प्रॉफिट से रिकवर करो। प्रॉफिट से रिकवर नहीं हो रहे, उसके बाद कैपिटल से रिकवर करो। कैपिटल से रिकवर नहीं हो रहा, सारे पार्टनर से मंगाओ, सारे पार्टनर से मंगाओ इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर आगे बोला गया है अगर फर्म के पास असेट्स है उसकी लायबिलिटी का पे ऑफ कैसे किया जाएगा। अगर फर्म के पास असेट्स है सबसे पहले बाहर वालों की लायबिलिटी का पेमेंट कर दो, थर्ड पार्टी का पेमेंट कर दो। उसके बाद अगर तुम्हारे पार्टनर ने कुछ लोन दिया है उसके लोन का पेमेंट कर दो। उसके बाद पार्टनर के कैपिटल का पेमेंट कर दो। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो सारे पार्टनर में डिवाइड कर लो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है यहाँ पे सेक्शन 49 में बहुत सिंपल सी बात की है, अगर अगर फर्म की लायबिलिटी है तो सबसे पहले अगर फर्म के असेट्स यूज आ रहे तो फर्म की लायबिलिटी का पे ऑफ हो जाएगा। फिर बाद में अगर पैसा बच जाता है सारे पार्टनर्स को बांटा जाएगा। फिर बाद में क्या बात करते हैं? बाद में वो बात करता है अगर अगर यहाँ पे पर्सनल एसेट है पार्टनर की तो उसके सबसे पहले पर्सनल लायबिलिटी का पे ऑफ होगा। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है उसको फर्म को देना पड़ेगा। क्यों? इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, इसलिए यहाँ पे पार्टनर को फर्म को पैसा देना ही पड़ेगा। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तुमको हर चीज की क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल चुकी है, तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपको कुछ डाउट नहीं है। फिर भी अगर कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में जाना, मुझे डाउट पूछना। एंड डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। जिनको भी आप जानते हो कि वो सीए फाउंडेशन दे रहे हो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, मेरा चैनल जरूर शेयर करना, ठीक है। सो पीपल डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ सुपर एक्सप्लेनेशन। अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यूनिट नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, मैंने पहले अपलोड कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तीनों यूनिट, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी देख लिया है, तो पहले यूनिट 4 को कंप्लीट कर देंगे। जैसा यूनिट 4 हो जाएगा ना फिर अपन सोगा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग अप विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 4, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। वो यूनिट नंबर 4 देखने के बाद भी तुम्हारे सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाले, इसकी श्योरिटी है, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर तुम्हारे डाउट का आंसर करूंगी। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।